सीमित दायरे में लेकिन दबाव के साथ भारतीय बाजारों में कारोबार। हफ्ते की एक्सपायरी और बचा हुआ 1.5 घंटा। कहां होगी एक्सपायरी, क्या करें, कल की तैयारी, रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। और भारी उठापटक तो देखने को मिल रही है जो अमूमन वीकली एक्सपायरी के दिन दिखाई देती है, लेकिन ऐसे में आपको कहां, कैसी और किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, इस सब पर हम करेंगे विस्तार से बात अगले 1.5 घंटे में। सर, सबसे पहले वीकली एक्सपायरी, ये तो हम जान के चलते हैं कि आज तो कंफ्यूजन रहेगा, रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, लेकिन सर कौन सी बड़ी बातें हैं जिस पर ध्यान देना है? देखिए, शुरुआत अच्छी हुई थी और अच्छी शुरुआत के बाद बाजार 16,000 के ऊपर टिके हुए और काफ़ी देर वहाँ समय बिताया, लेकिन धीमे धीमे मिड सेशन से कमजोरी बढ़ती गई और कमजोरी बढ़ते बढ़ते अब निफ्टी 15,900 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट कमजोर है और लगभग 34,700 के लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी कमजोरी होती दिख रही है। आईटी और सरकारी बैंक ये दबाव में है इस वक्त ज़्यादा, लेकिन फार्मा और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी होती दिख रही है। और गिरावट की बड़ी वजह जो आप कहना देना चाहें वो डाउ फ्यूचर्स को दे दीजिए, जो सुस्त होने के बाद अब 250 अंकों नीचे आ चुके। तो धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स नीचे लुढ़कते दिख रहे हैं और सेंचुरी मारता हुआ नैस्डैक भी नीचे है। तो पूरी कमजोरी बनी है भारतीय बाजारों में, ऊपरी स्तर से इंपोर्टेड है, बाहर से हमने मंगवाई है। नहीं, वो सर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स है वो चला गया है 20 साल की नई ऊंचाई पर, और रुपया है वो बेचारा मार खा रहा है। अब $1 की कीमत 79 रुपए 90 पैसे पर। सर आज हमने अब $1 की कीमत 79 रुपए 90 पैसे पर। सर आज हमने 27 पैसे कमजोर होते हुए देखा है। एक हफ्ते में 1.25% की कमजोरी आ चुकी है सर, और महीने भर में 2.5% कमजोर हो गया है। और अभी तक कल का दिन बाकी है। कल का दिन बाकी है। और इस तरह की कमजोरी हम लेके चल ही रहे थे। कमोडिटी मार्केट सर, जैसे यूरोपीय मार्केट्स खुले हैं, सारे मेटल टैंक कर गए हैं। सोना 16 महीने के लोज पे चला गया। कच्चा तेल अच्छी बात है कि $98 पे ब्रेंट आ गया। करेक्ट। तो अमेरिका की कल की महंगाई की जो नंबर्स हैं, महंगाई के जो नंबर्स हैं, वो दुनिया भर पर अपना असर डाल रहे हैं, चाहे वो डॉलर इंडेक्स की मजबूती के तौर पर हो, बाकी सारी कमोडिटीज़ की कमज़ोर होने के तौर पर हो, या फिर डाउ फ्यूचर्स में कल भले हम कम गिरे लेकिन उसकी आज भरपाई करने को तैयार है और गिरने को तैयार है। इसलिए सुबह सुस्ती के बाद धीमे धीमे कमजोरी बनती दिख रही है। तो मेरे ख्याल से नेहा, जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, एक तरफ आप कमोडिटीज़ मेटल्स में जो कमजोरी हो रही है उससे आप एक सुकून ले सकते हैं, राहत की सांस ले सकते हैं कि चलिए ठीक है, अल्टीमेटली ये महंगाई कम करने में अपना योगदान देंगे। लेकिन दूसरी ओर रेसेशन का खतरा भी है। एक और डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि ब्याज दरें तेजी से बढ़नी है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिन पर बाजार ट्रेड कर रहा है। करेंसी हमारे लिए बड़ी समस्या है। अभी यही वाली बात है कि 80 हम आज होते हैं या कल होते हैं, लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं। सो हर एक फ्रंट पर ग्लोबली आप मार्केट के बाहर जो भी ट्रिगर्स ढूंढना चाहेंगे, कहीं कोई अच्छा है नहीं, ये सारे बाहर के ट्रिगर्स हैं। हमारे अपने ट्रिगर्स पे जाएंगे तो आप देख लीजिए, फिर से एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर शुरू हो गया है। भले पहले जितना ना बेच रहे हो, पहले जितने है भी नहीं ना उनके पास, बेच चुके हैं, तो हाँ, इसलिए कम जितना है उतना ही बेचेंगे, लेकिन बेच तो रहे, खरीद नहीं रहे, वो एक चिंता की बात है। तो इन सब फैक्टर्स के बीच में बाजारों के लिए ऊपर टिक पाना मुश्किल हो रहा है। देखिए, खरीदने का कोई बड़ा कारण नहीं बन रहा, बस मेन चीज ये है सेंटिमेंट खराब, एब्सेंस ऑफ बाइंग, ये ज्यादा दिक्कत है बजाय इसके कि सेलिंग प्रेशर। सो अगर थोड़ा भी बेचना हो लेकिन खरीदने वाले का किसी का मूड नहीं, और खरीदे तो कोई खरीदे कैसे? इतने सारे इफ और बट लगाकर खरीदना है तो फिर सोचे कल ही कर लेंगे, हड़बड़ी क्या है, जल्दी क्या है। सो आई थिंक वही होता दिख रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज एक्सपायरी के लिहाज से आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेहा तो छुट्टी पर है आज भी और कल भी तो हाँ, और आज कल में 2-3 बार तक अगर मैं कुछ बोल दूं तो कोई उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो कुल मिलाकर 15,800 15,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर आप रुकते हुए देखेंगे और ऊपरी स्तरों पर आप वही 16,000 16,050 अगर वापस आ गए तो वो डाउ फ्यूचर अगर सुधर जाए, चांस कम है, तो ये तो आपकी निफ्टी की रेंज होगी। बैंक निफ्टी अपनी बहुत इंटरेस्टिंग रेंज में जाने को तैयार है और वहां पर मेरा बड़ा खरीदारी करने का मन है। अच्छा। और वो होगा 34,325 से 34,550। यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आते ही बैंक निफ्टी खरीदारी की रेंज में आना शुरू करेगा। तब आपको डाउ देखना है, माहौल देखना है, खरीदना है नहीं खरीदना 550 पे तब डिसाइड करेंगे। लेकिन 325 से 400 की रेंज में आने पर 100% खरीदना है। अगर आता है तो ठीक है। जैसे 800 के आसपास निफ्टी लेना ही है, वैसे 325 से 400 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता तो लेना ही है। वहां पे किसी के इनविटेशन का प्लीज इंतजार मत कीजिएगा, ले लीजिएगा। एक बार तो चांस लीजिए, हिम्मत करेंगे, लेंगे सही लेवल पर, तभी तो पैसा बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या होगा? स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। सही बात।
होगा ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 34,000 पॉइंट गिर जाएगा बैंक निफ्टी और 600 ही बचेंगे आपके हाथ में। हाँ, आपको 50, 60, 100 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाना है, बाकी 34,500 आपके बच जाएंगे। हाँ, तो डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो काफी कुछ होगा। बढ़िया दिख रहे हैं, इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। डेटा भी मैं तैयार कर रहा हूँ, बड़े डेटा दिखेंगे नेहा, क्योंकि अब आज एक्सपायरी का दिन भी है, वीकली एक्सपायरी, और आजकल तो वीकली एक्सपायरी में भी डेटा इतने बड़े बन जाते हैं, मंथली से ज्यादा। तो बस मैं तैयारी कर रहा हूँ उसकी। सर आप करिए तैयारी, तब तक हमारी टीम जुड़ चुकी है और कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर रखनी है नजर, ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल बताइए कौन से ट्रिगर्स महत्वपूर्ण है जहां पर नजर रखनी होगी? बहुत असमंजस वाला मार्केट हो गया है। बिल्कुल, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, बट ट्रिगर्स भी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये भी बाजार की चाल निर्धारित करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले 14 जुलाई आज के लिए आप देखिए, यहाँ पर अभी भी एसीसी और एल&टी इन्फोटेक के नंबर्स आने बाकी है। एफ&ओ स्पेस से पोस्ट मार्केट में, साथ ही कैश स्पेस से एंजल वन, टाटा इलेक्साई, बटरफ्लाई, गांधीमती, टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट जैसे स्टॉक शामिल हैं जो अपने नंबर्स आज डिक्लेयर करेंगे। साथ ही 15 जुलाई कल आप देखिए काफ़ी सारे इवेंट्स और रिजल्ट्स हैं, जिसमें फेडरल बैंक, जीएसपीएल, एलटीटीएस, ओबरो रियल्टी एफ&ओ स्पेस से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एबी मनी, जस्ट डायल, केसुराम इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर भी नजर रखिए। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया की ईजीएम भी है प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर प्रमोटर्स को, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। और एमआरपीएल ये इंपॉर्टेंट बैठक करने वाले हैं, जो अपनी इनकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नॉर्म है उसको मीट करने के लिए ये शेयर जारी करते हुए नजर आ सकते हैं, तो इस पर बोर्ड बैठक है। मसालों में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू होगी एनसीडीएक्स पर कल से, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और साथ ही जो सरकार ने 1 अक्टूबर से पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य किया है, उसके लिए 15 जुलाई से यानी कि कल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू होता हुआ दिखेगा। मार्क्सन्स फार्मा, इसका बाईबैक शुरू होगा। बाईबैक प्राइस 60 रुपये प्रति शेयर रखा गया है, 60 करोड़ का ये कुल बाईबैक रहेगा। और साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगी जाइडस वेलनेस, यूटीएमसी और लक्ष्मी मशीन वर्क्स के शेयर। रिकॉर्ड डेट है बिरला सॉफ्ट के बाईबैक की, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। और ग्लोबली अगर आप देखें तो कल का जो दिन है काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सऊदी अरबिया जाते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर से क्या फैसले निकल के आते हैं ये देखना काफ़ी अहम होगा। और साथ ही यूएस के रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जून महीने के, चीन का जीडीपी डेटा आएगा सीवाई Q2 का, और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा उनके भी आते हुए दिखेंगे। और अंत में 16 जुलाई शनिवार निफ्टी से एचडीएफसी बैंक अपने नंबर्स घोषित करेगी, और एफ&ओ स्पेस से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के भी नंबर्स पर नजर रखिए। इसी बीच रुपया नया रिकॉर्ड लो छूता हुआ, $1 की कीमत 79 रुपए 92 पैसे पर चली गई है, तो वो रिकॉर्ड निचला स्तर, और इसी के साथ 30 पैसे की कमजोरी दिन भर में देखने को मिली है। चलिए अब वक्त हो गया है स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट पर नजर डालने का, और अरमान इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून। बताइए कहाँ रखनी है नजर, किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन? जी बिल्कुल, सबसे पहले नतीजे भी आए हैं, जिसमें शक्ति पंप्स के नतीजे आते हुए दिखे हैं, उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनके नतीजे हैं वो बढ़िया आते हुए दिखे हैं। जो कंसोलिडेटेड उनका आय है वो लगभग 63% बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में भी 19% का उछाल देखा गया है, और मार्जिन जो है मार्जिन भी 8.07% से बढ़कर 8.40% तक आते हुए दिखे हैं। वेल्सपन कॉर्प पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी के जो स्टील पाइप के लिए उनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये ऑर्डर का कुल वैल्यू जो इनको मिला है वो लगभग 690 करोड़ का जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। मिंडा कॉर्प पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कंपनी ने जो हेलमेट्स हैं वो लॉन्च करे हैं प्रोडक्ट जो, और उसमें लगभग जो 17 हेलमेट्स के मॉडल और उसमें भी लगभग 145 वेरिएंट्स है वो कंपनी लॉन्च करती हुई दिखी है। और अंत में मेरे पास एक ब्लॉक डील है, जिसमें कोटक बैंक 23 लाख शेयर के कई सौदे किए गए हैं उसमें। ये मिंडा कोप ने क्या लॉन्च किया है सर? क्या बना रहे? हेलमेट्स। हाँ सर, और प्रोटेक्टिव हेलमेट्स। उसमें हेलमेट्स में 17 मॉडल लॉन्च करें, उन 17 मॉडल। हाँ, और 17 मॉडल्स के अंदर 145 वेरिएंट्स हैं। मतलब 145 तरह के हेलमेट होंगे। करेक्ट, वेरिएंट्स। कुछ हेलमेट में ऐसा क्या होता है? प्रोटेक्टिव हेलमेट तो ऐसे ही ऐसा सर पे ऊपर आएगा, आगे देखना है क्या करना है क्या इसमें। मतलब अलग अलग इसमें डिजाइन कलर सब होते हैं। ये सर डिजाइन कलर होते तो हैं सर। ऑटो एनालिस्ट कौन है हमारे यहाँ? कुशल बताओ। ऑटो सेक्टर कुशल ट्रेक करता है, जवाब अरमान को देना पड़ रहा है। तो मैं वही सोचा, थोड़ा सा इजक के बोल रहा था। तो इसमें सर लार्जली जो हेलमेट्स होते हैं ना, उसमें स्पेसिफिकली अलग अलग डिजाइन होते हैं, और अलग अलग कलर होते हैं, और मटेरियल में भी फर्क होता है। अच्छा, तो ये जो है ना वो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए मुश्किल वाला, तो उसका जवाब बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ सर, कि इस तरह की डीप, बारीक और बहुत ही अंदर तक की रिसर्च के लिए चलते हैं जैन साहब के पास, जयपुर। जी जैन साहब बताएं। मैंने इसलिए आपसे उठा लिया था, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि देखिए एक
अनलिस्टेड कंपनी है और जिसका ग्रे मार्केट में लिस्टिंग के लिए भी आना बाकी है, तो उसके भी वैल्यूएशन चलते हैं बढ़िया। और ये जो हेलमेट है मिंडा कॉप, तो देखिए मैंने रिसेंटली जैन साहब के जेम्स भी दिया है, और ये अगर 145 टाइप के अगर मॉडल्स ला रहे तो हो सकता है मेल फीमेल के कलर्स, पिंक कलर, ब्लू कलर, इस तरह, क्योंकि हेलमेट अभी क्या बहुत ही यूनिक, एक पर्टिकुलरली बहुत ही मोनोटोनस सा हो रखा है। और हो सकता है कि भाई मैंने कई बार देखा बचपन में जब मैं भी लगाता था, तो मैंने देखा हेलमेट में क्या होता है, बाल उड़ जाते हैं। अगर आप रेगुलर हेलमेट लगाते तो पर्टिकुलरली आपका शेप भी चेंज होता है। हो सकता है उसके ऊपर भी कुछ ध्यान दिया हो कंपनी ने, वो उसके लिए, और हम बंसल जी के पास भी जाएंगे। बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट और बहुत जबरदस्त डिमांड है। और जिस चीज की कंप्लायंस और रेगुलेटरी डिमांड होती है तो वो इंडिया में बहुत चलता है, क्योंकि जबरदस्ती लगाना तो पड़ेगा ही। तो आई फील मेल फीमेल कलर्स इस तरीके का कुछ ना कुछ वो लोग लाएंगे और थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे। हो सकता है प्रिंटेड हेलमेट भी लाए, यू नेवर नो। तो बंसल जी से क्या पूछना है अपने को? नहीं, वो बाल उठते थे क्या बचपन में? बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, बड़ा सिंपल है अनिल जी। देखिए आप अपने जमाने में जाएं तो आपके जमाने में अनिल जी 2 तरह के हेलमेट आते थे। एक सिंपल टोपी वाला हेलमेट जिसके नीचे एक बेल्ट होती थी, और थोड़ा एक हाई प्रोफाइल हेलमेट होता था जो एक स्टर्ड्स नाम की कंपनी बनाती थी, जो फुल मास स्टाइलिश हेलमेट होता था। तो अनिल जी आज का ना जमाना अलग है अनिल जी, आज का जमाना अलग है। जैसे आप देखें अभी बैचलर्स अनिल जी आपके स्टूडियो में कौन कौन से बैठे हैं अनिल जी, अगर वो टोपी वाला हेलमेट पहन लेगा तो उस बैचलर की अनिल जी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी अनिल जी। और ये जो अनिल जी मिंटा कॉप ने हेलमेट निकाले हैं, 3 रेंज में निकाले अनिल जी। एक इकोनॉमी रेंज है, एक उसके ऊपर की रेंज है, और एक उसके ऊपर की रेंज है। तो अनिल जी आजकल अगर आप देखें, आपको खैर निकलते नहीं अनिल जी बाहर, समय नहीं है आपके पास। वीकेंड्स में वो जो महंगी महंगी बाइक्स होती है ना, उसको लोग लेके निकलते हैं, उसके साथ की जैकेट्स हैं, उसके साथ के मैचिंग हेलमेट्स हैं अनिल जी। तो इसने 3 वेरिएंट में अनिल जी सब कैटेगरीज को कवर कर दिया है। तो सॉरी टू से भी है और सिक्योरिटी भी है। सॉरी टू से आइडिया नहीं है। सॉरी टू से अनिल जी बाल उड़ते थे। हाँ जी, बट सॉरी टू से जैन साहब, आपकी रिसर्च बहुत पीछे रहेगी इस बार बंसल जी ने जो रिसर्च की है, ओ माय गॉड, इसको रिसर्च के बजाय आप अनुभव भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी रिसर्च तो अदरवाइज तो बंसल जी को जरूरत क्या करने की, इट्स मोर ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन मान गए बंसल जी। कौन से वो जैकेट, कौन से बॉम्बर जैकेट बोलते हैं? बॉम्बर जैकेट। हाँ अनिल जी एक चीज रह गई अनिल जी, और भी रह गई। मैं तो फिर भी बीच में रोका, मैंने कहा पता चला कि आधा घंटा इसी में चले जाएगा। बताएं अनिल जी। देखिए अनिल जी, हमारे जमाने में तो अनिल जी रुमाल रखना पड़ता था, बाल वो चिपके ना, उड़े ना। हाँ। अभी ये रिसर्च तो अनिल जी आपके जो स्टूडियो में बैचलर्स हैं और जो आज अवकाश पर है वही बता पाएंगे, इन्हें हेलमेट जुड़ गए कि बाल वाल सेफ रहते नहीं रहते हैं। वाह। तो हमारे जमाने में तो अनिल जी रुमाल रखना पड़ता था। चलो बहुत बढ़िया है। ये है आपके लिए बंसल जी का अनुभव और जैन साहब की रिसर्च हेलमेट्स पर। आइए बढ़ते आगे। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, नेहा जी गुड आफ्टरनून। हेलमेट की एक्चुअली बुल्स को जरूरत है, मेरे पास एक एब्सोल्युटली। तो मैंने सोचा वो डिस्कशन के बजाय बेयर्स को भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ देवे। कोफोर्ज में क्लियर कट ब्रेकडाउन आया है। 3340 3342 का करंट भाव है। यहाँ से लेकर एक 20 रुपए ऊपर बाउंस बैक हो सकता है, ये रेंज में बेचे। 3400 का स्टॉप लॉस, तो आपका एक 50-55 रुपए का एवरेज पे रिस्क होगा। मुझे लगता है 3200 के पहले ये रुकेगा नहीं, वन वे फॉल दिखाई देता है। ओके, चलिए नतीजों का सीजन फुल स्विंग में है और इसी कड़ी में एसीसी जून तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नंबर्स, आज हमने देखा है सीमेंट कंपनियों की अच्छी खासी पिटाई हुई, मुनाफा वसूली का शिकार हुए हैं। तो इसके नंबर्स से क्या उम्मीदें हैं, ये बताने के लिए अरमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अरमान बताइए, एसीसी मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है? देखिए मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि आय के अलावा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा कट देखने के लिए मिल रहा है। आय जो हमारा अनुमान है, आय लगभग 12% 11.8% बढ़कर आएगी। उसका रीज़न भी ये है कि जो उन्होंने नई कैपेसिटी थी उससे वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, उसका इनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ जो रियलाइजेशन पर टन है, रियलाइजेशन पर टन में भी आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो इन्होंने जो पहले प्राइस हाइक लिया था उस प्राइस हाइक के बाद जो सस्टेन ले पाए थे वो लगभग कम ही प्राइस हाइक ले पाए थे।
पर जो मेजर कट है वो मेजर कट आपको EBITDA पर दिखेगा या EBITDA पर टन पर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो पेट कोक और कोयले के दाम जो बढ़े हुए थे, जो एलिवेटेड लेवल पे थे, उसके कारण जो ये मार्जिन्स हैं उस पर दबाव आता हुआ दिखेगा। इसीलिए हमारा अनुमान है कि जो मार्जिन्स हैं वो लगभग 22.5% से घटकर लगभग 13.6% के आसपास आते हुए दिखेंगे, और वहीं मुनाफे पर भी आपको लगभग 40% का कट आता हुआ दिखेगा। ओके, तो एचसीसी के नतीजे रहेंगे कमजोर। यस सर। बराबर। जैन साहब, कोई भी सीमेंट शेयर या आज से सीमेंट शेयरों के नतीजों की शुरुआत हो रही है, राइट? तो खरीदना है या नतीजे देखने के बाद? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए अनिल जी, खरीदना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब सीमेंट स्टॉक्स कहीं ना कहीं बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए कोल की प्राइसेस की वजह से पिछले 2 क्वार्टर खराब गए हैं, बट जिस तरीके से एसीसी अंबुजा का एक बड़ा डील हुआ और अडानी ग्रुप एंटर कर रहा है, मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नाम है, जिससे कि बहुत बड़ा एक फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री के ओवरऑल स्ट्रक्चरल उसमें। तो मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स जो हमने काफी रेकमेंड किए हुए हैं और मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स है या रीजनल प्लेस है, उन सब में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जिन्होंने ले रखा है हमारी राय पे भी, तो हो सकता है मेरी राय पे ऊपर के लेवल्स पे भी एंट्री लिए हुए हो, तो घबराना नहीं है। जैसे कि मैं अभी देख रहा था, आते आते मैं चार्ट देख रहा था श्री दिग्विजय सीमेंट का भी, तो वो बढ़िया लगता है, बहुत अच्छे लेवल्स पे, एक जबरदस्त मैनेजमेंट है। फिर आप सागर सीमेंट्स है, वो लोग भी कैपेसिटी एक्सपेंशन और प्लस कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की सोच रहे हैं, वहां पे ध्यान दें। डेक्कन सीमेंट्स है, श्री अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट है, स्टार सीमेंट जो कि नॉर्थ ईस्ट की कंपनी है, और वहां पे जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो हो सकता है कि उसका एक बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि वहां फ्लड, रेन्स और ये सब की वजह से। सो ओवरऑल सीमेंट स्टॉक्स पे हम क्वाइट बुलिश, और जिस तरीके से इस बजट में भी सरकार का पुश था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये रहेगा। और रियल एस्टेट में भी माहौल अच्छा बना हुआ है। सो लेट्स सी, बाकी रिजल्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद हो सकता है एक छलांग भी लगा दे और अब धीरे धीरे चीजें बेहतर रही है, जो मेरा चैनल चेक कर रहा है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त जैन साहब की तरफ से। सीमेंट शेयरों में खरीदारी करने की राय, धीमे धीमे बेस फॉर्मेशन हो रहा है, इस पर रखें नजर। आइए, बिगुल का वक्त है। बैक टू बैक 2 हैं आपके लिए। पहले हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी फरमाएं। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है एनएमडीसी में। यहाँ पर ऑलरेडी एक वीक स्ट्रक्चर था, स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था, और आज के सेशन में यहाँ पर उस कंसोलिडेशन से भी फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ब्रेकडाउन है, मुझे लगता है स्टॉक 100 रुपए के नीचे जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है, और इस बिकवाली को हम ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदेंगे हम 100 के स्ट्राइक का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 2.5 रुपए का, पहला टारगेट रहेगा 5 रुपए का, दूसरा टारगेट 7 रुपए का। मेरा ऐसा मानना है कि एनएमडीसी के फ्यूचर्स में 97 और 95 रुपए जैसे लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। एक अच्छी कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन है, यहां पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, तो एनएमडीसी में करें बिकवाली, ये है राय आपके लिए। इन द मनी का 100 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीदना है, और यहां पर 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें 5 और 7 रुपए के टारगेट के लिए, ऐसा मानना है हिमांशु जी का। बढ़ते आगे, और अब सुमित जी भी तैयार हैं। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, सेल कॉल है। ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा गिरावट अभी बढ़ रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 3850 3860 के बीच में। स्पॉट लेवल्स में बता रहा हूं। स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में कल का लो अभी ब्रेक हो रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए, यहां पे सेल करके काम करें। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 3890 3900 के पास है, तो 3900 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 दिनों में, बजाज ऑटो में नीचे में 3800 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 3760 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। यहां पे सीएमबी पे बिकवाली करें 3800 3760 के टारगेट्स के लिए 3900 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। 1 से 2 दिन के लिए सेल कॉल रहेगा। सेल की स्ट्रैटेजी निकल कर आई है। बजाज ऑटो में 3900 का स्टॉप लॉस लगाने की रिकमेंडेशन सुमित जी की तरफ से आ रही है। 3800 का पहला टारगेट और 3750 तक का नीचे लेवल वो बनता हुआ यहां पर देख रहे हैं। तो अच्छा खासा प्रेशर यहां पर दिखाई दे रहा है और ऑटो स्पेस में सेल की रिकमेंडेशन है। इसी बीच हम देख रहे हैं कि मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर यहां पर बढ़ता हुआ ही नजर आया है। फिलहाल सेंसेक्स 280 अंक नीचे है, 53,235 के पास हो रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक में प्रेशर थोड़ा बढ़ता हुआ 211 अंक नीचे 34,600 के पास हम यहां पर ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। रुपए निचले स्तरों से रिकॉर्ड लो से थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
तेल की कीमतों पे हमने प्रेशर थोड़ा सा बनता हुआ देखा है। इनफैक्ट ब्रेंट क्रूड पर नजर डालें तो एक समय हमने इसे 98 के नीचे आते हुए देखा है, जो कि 4 महीने का निचला स्तर है। तो फिलहाल अच्छा खासा करेक्शन है और ये करेक्शन और भी ज्यादा एविडेंट हो जाता है जब हम मार्च के $139 के हाईज देखते हैं। तो वहां से अब तक देखा जाए तो कच्चे तेल की कीमतों में हमने अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ देखा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड ने बाजार में कई शेयरों में खरीदारी और बिकवाली की है। इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए क्या डिटेल है आपके पास? डेफिनेटली देखिए नेहा, वैसे तो म्यूचुअल फंड हमेशा खरीदते बेचते रहते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें वो अपना वेटेज बढ़ाते हैं, कुछ में वेटेज घटाते हैं। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि डीआईएस लगातार भारतीय बाजारों पे खरीदारी कर रहे हैं और पिछले महीने में यानी कि जून में भी करीब करीब 46,600 करोड़ के आसपास की खरीदारी इन्होंने की थी। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी सारों में इन्होंने वेटेज घटाया है, बढ़ाया है, तो ऐसे तो काफ़ी स्टॉक्स है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने फ्रेश एंट्री ली है और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। वो लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेश एंट्री ली गई है फार्मा काउंटर्स पे। आप देखिए एस्ट्राजेनेका फार्मा, एबॉट इंडिया, सन फार्मा, ये 3 फार्मा स्टॉक्स है जहाँ पे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में खरीदारी की गई है उसमें काफ़ी हद तक रिटेल काउंटर्स है। एसपी अपैरल, वहीं आईटी में कोफोज में खरीदारी की गई है। एनबीएफसी में सिटी यूनियन, श्रीराम सिटी यूनियन जो है उसमें खरीदारी की है और अलग अलग फंड्स ने खरीदारी की है। यहाँ पे रियल एस्टेट में डीएलएफ में सबसे इंटरेस्टिंग तो है कि एचपीसीएल में आदित्य बिरला ने खरीदारी की। इसके अलावा सीमेंस में मिराई एसेट और कोटक म्यूचुअल फंड ने कंसाई नेरोलैक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो ये वो काउंटर्स है जिनको म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी जो है वो म्यूचुअल फंड्स द्वारा की गई है। अब उन स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने अपना जो हिस्सा था वो पूरी तरह से बेच दिया या फिर टोटली एग्जिट कर लिया इन स्टॉक्स में से। उसमें से एक है वेदांता। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ से एग्जिट किया है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम से एसबीआई म्यूचुअल फंड एग्जिट कर चुका है। इन स्टॉक्स के अलावा बेयर कॉप, अंबुजा सीमेंट, नज़ारा टेक, बजाज ऑटो, कोल इंडिया, बायोकॉन, एल&टी टेक और डीसीबी बैंक, ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ से ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट कर लिया। इनफैक्ट मैं देख रहा था काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी काउंटर्स जो है वहाँ से म्यूचुअल फंड्स अब एग्जिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो पूरा डेटा है म्यूचुअल फंड्स के एंट्री और एग्जिट का। ओके, तो एग्जिट वाले काफी इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ, एक तो आईटी कंपनी पर सब लोग आईटी बेरिश पे है। है, हाँ, और मेटल्स, वेदांता भी आप मेटल बता में अनिल जी नहीं, मेटल में इक्का दुक्का नाम ही अच्छा, मुझे दिखाई दिया और उसमें वेदांता एक था। वेदांता वो भी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया। ओके, कॉपर रिलेटेड सारे स्टॉक्स है ना, उनके सारे चार्ट्स दिन के निचले स्तर पर चले गए हैं। वेदांता, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर। देखा वरुण, राइट, कमोडिटीज का असर है ना। तो वो चार्ट भी किसके ढूंढ के निकाले नेहा ने? सारे कॉपर वाले हाँ, है ना। तो उनकी नजर पूरी जब कॉपर गिरा है। जबकि शुरुआत मैंने फार्मा से की थी। ये इसको कहते हैं डोमेन एक्सपर्टाइज, है ना। वो उनका कमोडिटीज उनका डोमेन है ना, तो उस डोमेन में से उसने निकाले कि चलो मेरी कमोडिटीज गिरी है तो उसका असर किन किन शेयरों पर पड़ेगा। जैन साहब, नेहा के ब्याह पे सवाल आपसे, ये गिरे हुए कमोडिटी शेयरों पर आपकी कोई राय? बिल्कुल, मैं जब नेहा जी से क्या मैं काफी कोरिलेट कर पाता हूँ, काफी कमोडिटीज के शोज किए और बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि देखिए कमोडिटी ओरिएंटेड स्टॉक्स पर नहीं, बढ़िया क्या लगा? एक मिनट, बढ़िया क्या लगा? बढ़िया लगा कि आप कमोडिटी का कवरेज थोड़ा तगड़ा। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि दीप शो नहीं कर रहे, कम नेहा शो कर रही है, बढ़िया लगा, तो मैं फिर दीप को बता दूं। कोई एक की पढ़ाई दूसरे के ऊपर नहीं होती है। तो नहीं, बहुत अच्छा। इनफैक्ट कोरिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट, और हम लोग भी जनरली शुगर के स्टॉक को या जनरली कमोडिटी ओरिएंटेड स्टॉक्स में, तो मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा हुआ है। हमारी एसोसिएशन की बात आती है तो हाउ टू कोरिलेट विद कमोडिटीज। और ये देखिए कल भी बातचीत हुई है, ऐसा नहीं कि चैनल में आज इसके बारे में डिस्कशन हो, शायद नेहा जी ने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स और कॉपर का जिस तरीके से अब रिपोर्ट्स आई है और नीचे आना। और देखिए ओवरऑल कॉपर एक कैप्टन है बेस मेटल्स का, और वर्ल्ड का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंडिकेटर अगर कोई मेटल है तो वो है कॉपर। और अब जिस तरीके से इन्फ्लेशन है या जिस तरीके से रिसेशन की बात आती है, तो कॉपर इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कमोडिटीज। तो मेरे हिसाब से कमोडिटी स्टॉक्स में वैसे ही मैं जब बहुत तेजी थी तब भी मैं थोड़ा दूर रहता था। मुझे समहाउ इतना सिक्लिकल स्टॉक्स में थोड़ा डर लगता है। मैंने टाटा मेटालिक्स रेकमेंड करके एक बार गलती भी की हुई है, हालांकि मैंने कभी भी ऐसे जल्दी से रेकमेंड नहीं करता, बट यस कॉशियस रहें। अभी भी ऐसा लगता है कि पेन अभी बाकी है, एंड कमोडिटीज के प्राइसेस को देखते हुए उनके स्टॉक्स से कोरिलेट करना अच्छी स्ट्रेटजी है। ओके, तो ये आपके लिए है पूरे मेटल शेयर पर। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो वरुण ने ढूंढा है,
HDFC म्यूचुअल फंड में आया है। हाँ, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, और वो जो मर्जर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस का, उसमें फेवर में है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के पूरा मर्जर। और आप देखिए इस महीने अनिल जी अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स और कैश के लेवल जो है उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट के काफ़ी डिफरेंस है, और वो बेसिकली इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इनका मर्जर जो है महीने 2 महीने में इफेक्टिव होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी फंड के पास श्रीराम ट्रांसपोर्ट पड़ा है तो वो बेच के श्रीराम सिटी यूनियन ले लेगा बेसिकली। हाँ, तो वो आर्बिट्राज भी हो सकता है या फिर स्विचिंग हो सकती है। स्विचिंग हो सकती तो इसलिए हो सकता है कि दिख रहा हो कि सामने श्रीराम सिटी यूनियन खरीदा है, हो सकता है सामने श्रीराम ट्रांसपोर्ट में पोजीशन कम की हो सकता है, पॉसिबल है ना, क्योंकि जब मर्जर है अल्टीमेटली दोनों शेयर एक होने हैं तो मैं सस्ता ले लूँ, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल, तो वो भी हो सकता है। तो चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन फंड्स की तरफ से होता हुआ दिख रहा है, और काफ़ी एक्शन में है फंड्स इस वक्त आप खरीदने और बेचने वाले, ताकि एक ब्रॉडली आपको आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है, कौन से शेयरों में खरीदारी और कौन से शेयरों में बिकवाली होती दिख रही है। ओके, वित्त मंत्रालय की तरफ से मासिक रिपोर्ट जारी होती दिख रही है। कमोडिटीज में नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, कमोडिटीज कीमतों में गिरावट से बताइए फिर। सर ये अच्छी खबर है। इनफैक्ट कमोडिटी कीमतों में गिरावट से महंगाई पर कंट्रोल आया। इनफैक्ट सर आज जो WPI के भी आंकड़े जारी हुए थे उसमें भी हमने देखा था कि ऑल इन ऑल महीने दर महीने के लिहाज से देखा जाए तो 15.88% से जो महंगाई दर बढ़ी है वो 15.18% पर आ गई है। अप्रैल और मई के मुकाबले हमने जून में जो WPI का आंकड़ा आता हुआ देखा था उसमें कमी देखने को मिली थी। खाने पीने की महंगाई दर तो बढ़ी है, लेकिन जब हम फ्यूल एनर्जी की बात करते हैं, ईंधन की महंगाई दर की बात करते हैं, तो डेफिनेट तौर पर वहां पर हमने गिरावट आते हुए देखी। साथ में ये भी कह रहे हैं कि वैश्विक तनाव के बावजूद भी अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर है, और ये कहीं ना कहीं हमारे रुपए में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। रुपया कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन हम मेजर इकोनॉमीज के मेजर करेंसीज के मुकाबले देखें तो अभी भी हम सिंगल डिजिट परसेंटेज वाली गिरावट होल्ड करके रखे हुए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बाजार की रेजिलियंस, स्ट्रेंथ दिखाता है कि इतने उतार चढ़ाव, इतनी मंदी के डर के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी ने होल्ड करके रखा। वित्त मंत्रालय की जो मासिक रिपोर्ट है सर, इसके जो इनिशियल फ्लैशेस आते हुए दिख रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पेन जरूर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ग्लोबल इकोनॉमी में, लेकिन भारत की इकोनॉमी अभी भी काफी मजबूती से इसका डटकर सामना कर रही है। वैश्विक तनाव के बावजूद हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसने अभी भी होल्ड आउट किया है, और कमोडिटी की कीमतें जो अपने पीक से 30-40% तक नीचे आई हैं, खासतौर से कच्चा तेल की कीमतें, उसने मुझे लगता है कि काफी हद तक यहाँ पर सहारा देने का काम किया है, क्योंकि खाने के तेल और कच्चे तेल हम बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए सर तो ये बहुत रिलीफ की खबर है। चलिए, बड़ी राहत की खबर है। धीरे धीरे ये राहत आपको आंकड़ों में भी नजर आएगी। जो महंगाई हमारी पहुंची हुई है 7% के आसपास, धीमे धीमे कम होंगी, क्योंकि कमोडिटीज़ की कीमतों में जो कमी आई है उससे महंगाई में गिरावट आना निश्चित है, होती हुई नजर आएगी। थैंक यू वित्त मंत्रालय। टाइम से रिपोर्ट आई है एकदम, इसी वक्त इसकी सख्त जरूरत है। अच्छा, टाइम से एक बड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग आती हुई दिख रही, थोड़ी देर में ब्रजेश हमारे साथ जुड़ेंगे और वो स्टोरी सबके काम की है। हमारे एक्सपर्ट्स कहाँ हैं, सबको दिखाइए जरा। कौन कौन चाहता है कि मार्केट में ट्रेडिंग का समय बढ़े? जैन साहब, क्या करोगे इतने पैसे का? आपका तो जितना देर मार्केट खुला उतनी ब्रोकरेज बनती है, गजब है। नहीं सर, ब्रोकरेज से रिलेटेड नहीं है, मैं रिवॉर्ड से रिलेटेड नहीं रखता हूँ, मैं इसको रिस्क से मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से गैप अप गैप डाउन खुलता है और कमोडिटी और करेंसीज खुले रहते हैं, जैसे भी हम कमोडिटी का कोरिलेशन बोले, तो उससे थोड़ा सा ये होता है कि रिस्क कम हो जाती है मार्केट्स में, दैट इज वन रीजन। चलिए, चिंता मत कीजिए, आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं, थोड़ा सा अलग है। समय को लेकर, एक्सचेंजेस के समय को लेकर एक बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद अहम और बेहद एक्सक्लूसिव खबर ब्रजेश लेकर आ रहे हैं। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी, बताएं सर। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो सेल कॉल ही मेरे रडार पे आया है और मेरे को लग रहा है कि अभी भी लास्ट आधे पौन घंटे के अंदर मार्केट्स में और गिरावट आएगी और निफ्टी 15,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और बैंक निफ्टी में भी यहाँ से 150-200 पॉइंट का गिरावट और देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक्स में थोड़ा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका स्पॉट लेवल्स पे भाव चल रहा है 96.80, 97। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर पिछले 3 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। फेडरल बैंक के अंदर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 99 रुपए 50 पैसे ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। 99 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के
फेडरल बैंक में यहाँ पे सीएमपी पे बिकॉली करें। फेडरल बैंक में जो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं 93 रुपए से लेके 90 रुपए तक के लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर फेडरल बैंक में देखने को मिलने चाहिए। तो यहाँ पे सीएमपी पे बिकॉली करें, 99 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे के अंदर 93 रुपए से लेके 90 रुपए तक के लेवल फेडरल बैंक में देखने को मिलने चाहिए। ओके 93 और 90 दो लेवल्स के लिए शॉर्ट करें फेडरल बैंक को, ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए सेठी साहब से की जाए मुलाकात, वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब नमस्कार, स्वागत है। बताएं सर क्या किया जाए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, दो स्टॉक्स दोनों आज कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। दो स्टॉक दोनों कैश मार्केट दोनों खरीदारी, बताएं सर। पहला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, एक स्टॉक का नाम पहले बोलता हूँ, JCHAC, मतलब ये NSE का टिकर है, जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशनिंग कंपनी। ये 1550 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि एयर कंडीशनर्स, एयर प्यूरिफायर्स, रेफ्रिजरेटर्स आदि बनाती है। बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है। 60-40 जॉइंट वेंचर है बिटवीन जॉनसन कंट्रोल्स यूएस की कंपनी और जापान की कंपनी हिताची, इन दोनों के बीच का 60-40 जॉइंट वेंचर, और ये एक होल्डिंग कंपनी के थ्रू अराउंड 74.25% स्टेक इसमें ओन करते हैं। बाकी एक जबरदस्त कंपनी है, 12% मार्केट शेयर है रूम एयर कंडीशनर्स में, और एक बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 1000 से ज्यादा सेल्स पॉइंट्स है, 70 से ज्यादा एक्सक्लूसिव शोरूम्स है। और ये स्टॉक अभी रडार पे आया अनिल जी थोड़ी देर पहले एक कंपनी के बटरफ्लाई गांधीमती, जो कि होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस की कंपनी है। तो उनके जो रिजल्ट्स आए बहुत ही तोड़फोड़ नतीजा है। स्टॉक अभी 10-11% बढ़ा हुआ है रिजल्ट्स के बाद। बट जो नतीजे में खास बात थी वो ये थी कि मार्जिन्स में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉल इन मेटल प्राइसेस। तो उसका फायदा ये सब जितने भी अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी के इस बार के नतीजे में आना चाहिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। FIIs DIs भी अराउंड 14% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे जो 1550 के आसपास के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 1625 का टारगेट और 1530 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके 1625 का टारगेट, 1530 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी जॉनसन कंट्रोल में, ये राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। बताएं सेठी साहब दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक डिफेंस का प्ले है, सेफ सेक्टर है, कोचिन शिपयार्ड, जो अभी 320 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग शिपयार्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है, जिसके क्लाइंट्स आप देखेंगे तो इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन और बाकी कई सारी ऑयल कंपनीज है, जिसमें अबू धाबी की नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाती है डिफेंस के लिए, और जिस तरह से सरकार का फोकस है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर, कंपनी बहुत ही जबरदस्त करेगी। और बहुत ही अच्छी एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है अराउंड 15,000 करोड़ की। बाकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, 7-8 के मल्टीपल पे स्टॉक मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 30%, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। एक जीरो डेट कंपनी, पिछले साल डिविडेंड दिया है 16 रुपया 60 पैसा, तो डिविडेंड यील्ड इज क्लोज टू 5%। मुझे लगता है ये जो इस तरह के बाजार में इस तरह के स्टॉक में एक सेफ स्टॉक रहेगा, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 335 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 310 रुपए का। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक्स देने के लिए। रिपीट कर देती हूँ, जॉनसन हिताची, यहाँ पर सर का पहला भरोसा निकल कर आया है। खरीदारी की रेकमेंडेशन 1625 का टारगेट, 1530 का स्टॉप लॉस। और कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर भी सर को गोइंग फॉरवर्ड अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 335 का टारगेट, 310 का स्टॉप लॉस लगाने की रेकमेंडेशन है सेठी साहब की तरफ से। सर अब 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का वक्त हो गया है। उससे पहले सर फटाफट बता दूं, डाउ फ्यूचर्स इन सब की स्ट्रैटेजी एक बार बता देते हैं सर कि डाउ फ्यूचर्स एंड ऑल में क्या चल रहा है। डाउ फ्यूचर्स सर 340 अंक इस समय नीचे है, यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। SGX निफ्टी 120 अंक नीचे है। नास्डैक फ्यूचर्स 130 अंकों की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। और यूरोपियन मार्केट सर ये भी पूरे लाल निशान में रगे हैं, 1% की कमजोरी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। और कमोडिटी स्पेस से अच्छी खबर है, बहुत तेजी से कच्चा तेल नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। कितना 98 सर 97.65 पे आ गया, 2% नीचे है और ये 4 महीने का लो है सर। चलिए बढ़िया है। कम और नाइमेक्स क्रूड 93 पर आ गया। 95 के नीचे लाओ आप इसको, ये लग रहा है आ जाएगा ब्रेंट को आ जाएगा क्योंकि ये 95 से 100 की रेंज में आके वापस घूम जाता है बार बार। तो मैं चाहता हूँ 95 के नीचे आकर थोड़ा टिक जाए ना, 70-80 की रेंज में आ जाए तो फिर हम हो सकता है फिर आपको शो में परमानेंट ही करेंगे।
हमारे जो जो तेजी करे, जो जिसकी वजह से अच्छा हो, सीधी सी बात है। सर नीचे तो आ जाएगा, टिकना अब देखना होगा कि कितना टिक पाता है। बट सर की 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का वक्त हो गया। चलिए, तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं। सारे संकेत जो हैं बाहर के, वो तो सब ढीले ढाले हैं। यस सर। कोई एक भी अच्छा है नहीं। ठीक है, कच्चा तेल थोड़ा हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन बाकी कमोडिटीज भी गिरे हैं। मूड माहौल थोड़ा सा कमजोरी का है। अमेरिका में आज फिर पता नहीं क्या होगा, आजकल समझ में नहीं आता है, इतना ऊपर नीचे अमेरिका के मार्केट हो रहे हैं। कल ज़्यादा गिरे नहीं, आज शायद भरपाई करें। 350 पॉइंट नीचे, डाउन नीचे, तो खरीदने की हिम्मत कहाँ होती है। फिर भी डेटा के हिसाब से बता दूं, बचे हुए समय के लिए 3:30 बजे तक क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 15,900 सबसे इंपॉर्टेंट है। 15,900 के ऊपर निकल कर टिकना बहुत ज़रूरी है 3 बजे तक निफ्टी के लिए, नहीं तो मतलब मामला गड़बड़ है। क्यों है? नया 15,900 के पुट पर 1 करोड़ 2 लाख शेयर, ठीक है, आज की एक्सपायरी वाले, और उसके नीचे हमने पिछला आधा पौन घंटा तो बिता दिया है। जो पुट राइटर्स है जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, 2 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो पुट राइटर्स 15,900 के नीचे रिस्क पर हैं। इसलिए मेरा ये समझना है कि 15,900 को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, 15,900 होल्ड करके अगर टिक गए तो आपके लिए ऊपर का लेवल 16,000 है। अब आज एक चीज़ की आप निश्चिंत होकर सोच सकते हैं कि 16,000 के ऊपर की एक्सपायरी नहीं मिलेगी, कितना ही जोर लगा लो, क्योंकि 16,000 के कॉल्स पर 1 करोड़ 55 लाख शेयर खड़े हैं। सोचो, इतनी दबाकर कॉल राइटिंग हुई पड़ी है। तो 16,000 आपसे पार नहीं होगा। एक और अच्छी बात जो है वो कि 15,800 के नीचे भी आप बंद नहीं होंगे। सो ब्रॉडली क्या दिख रहा है, 15,800 नीचे का सपोर्ट हो गया, 16,000 ऊपर की रुकावट हो गई, और जिस तरह की पोजीशन 15,900 के पुट और कॉल में बनी है, 15,900 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश करेगा। ज़्यादा संभावना है कि 15,925 950 के आसपास एक्सपायरी करने की कोशिश करें। एनी एक्सपायरी अबव 15,900 इज गुड। तो ये आपके लिए डेटा है। डेटा एकदम बैलेंस है। 200 पॉइंट की रेंज पे ऑप्शंस की पोजीशन बनी है, 15,800 16,000, और 15,900 3 बजे तक आपको होल्ड करना चाहिए। नीचे बने रहे तो आखिरी आधे घंटे में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा बढ़ेगा। फिर आप थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, और नीचे आने की प्रोसेस में 15,835 15,850 के आसपास एक्सपायरी होने के चांस है। ये आपके लिए डेटा में दिख रहे हैं। नज़र आपको डाउ पर रखनी, 325 पॉइंट इस वक्त कमज़ोर है। अगर घटकर 200 पॉइंट के आसपास कमज़ोर रह जाए तो आप ऊपर भाग जाएंगे, और बढ़कर 400 पॉइंट के आसपास आ जाए तो 15,835 15,850 की एक्सपायरी के लिए तैयार हो जाइए। इस हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर लीजिए। ये बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी 34,600 पर है इस वक्त, ठीक है। हमारी जो सपोर्ट रेंज है जहाँ पर खरीदारी का मौका बनता है वो है 34,400 से 34,550। आज का लो 34,575 के आसपास का एग्जैक्टली जो सपोर्ट रेंज है उसकी तरफ बैंक निफ्टी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 34,550 पे खाली इसे घूर घूर कर देखते रहे। हाँ सही में, तो क्या होता है कि वो लेवल है ना, याद करवाने के लिए ऐसा बोलना भी पड़ता है ताकि वो याद अच्छा घूर घूर के लिए देखने के लिए कौन सा लेवल बोला था, वो 34,550 है। जरूरी नहीं कि यहाँ खरीदे, मन करे तो खरीदिए। और मन कब करेगा आपका, जब डाउ फ्यूचर सुधरते हुए दिखे। अगर डाउ फ्यूचर सुधरते नहीं दिखे तो 34,550 पे खाली घूरना है। खरीदना है 34,400 से 34,300 के रेंज में, वहाँ तो पक्का खरीद लेना है। अगर खराब होकर हम नीचे फिसले तो वो बहुत बढ़िया जगह है, बहुत एग्रेसिव है, तो 34,550 पे एंट्री कर लीजिए। ठीक है। अब क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है समझिए। 34,600 के नीचे जब आप हैं, 1 करोड़ 25 लाख शेयर पुट राइटर्स बैंक निफ्टी के शॉर्ट हो चुके हैं, सॉरी लॉन्ग होकर रिस्क पे हैं। 34,700 पर 90 लाख शेयर है, मतलब लॉन्ग ट्रेडर आज बड़ा फंसा है बुरी तरह से। और अगर 34,500 गलती से हमने तोड़ दिया तो 1 करोड़ 80 लाख शेयर बैंक निफ्टी के भी पुट राइटर्स रिस्क पर आएंगे। सो मेरा ये समझना है 34,500 34,600 की रेंज सपोर्ट ले लेगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर रुक जाएगा बैंक निफ्टी। और ऐसे में बहुत एग्रेसिव है तो 34,550 पे लीजिए, कम एग्रेसिव है तो 34,400 पे लीजिए। खरीदारी की रेंज में आ रहा है। ऊपर कितना जा सकते हैं, लिटमस टेस्ट से 34,700, 34,700 पर पुट और कॉल दोनों में बराबर पोजीशन बनी हुई है, तो 34,700 750 पर आकर आप अटक जाएंगे। उसके बाद 35,000 तक हर लेवल पर शॉर्ट दबा करें, इसलिए ऊपर उठने में पसीना आ जाएगा। खाली आपको एक ही चीज़ देखनी है कि कम से कम कितना गिरे, वो इम्पोर्टेंट है। जितना कम गिरे उतना बढ़िया, बाकी तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से 34,500 सपोर्ट, 34,700 800 रुकावट। ओके, पॉइंट टेकन। वो लेवल्स एक बार जरा रिपीट कर देते हैं। हाँ सर, आपके बोलते ही आ गया बिल्कुल। एक करोड़ पोजीशन बड़ी है ना, 15,911 55 पे। तो अब आपका 34,500 फिर टूटेगा नहीं बैंक निफ्टी में। 34,550 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके पास से घूम रहा है वो बहुत। तो इनफैक्ट निफ्टी बैंक भी सर 34,645 के पास से खींच के आप एक तरफा गिर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर से 16,300 से आप नीचे आ रहे हैं।
आज वीकली एक्सपायरी है, अगर डाउ फ्यूचर्स थोड़ा भी रिकवर हो जाए ना तो आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगी और हल्के मार्केट पुट कॉल रेशियो आपका कम हो चुका है। देखो निफ्टी में 0.82 है, बैंक निफ्टी में 0.83, तो मतलब ओवरसोल्ड तो नहीं कह सकते, हल्का जरूर है। ठीक है, ये है, ठीक है। ये होगी आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है 2:30 बजे वाली। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का, जिसका इंतजार हमारे सारे एक्सपर्ट्स को है, सारे पैनलिस्ट को है। जैन साहब को खास तौर से है कि क्या कुछ ट्रेडिंग का टाइम बढ़ सकता है, लेकिन जैन साहब निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और बाकी लोग जो 3:30 बजे के बाद कुणाल जी, राकेश जी जैसे लोग, मोदी जी, हिमांशु जी जैसे लोग जो लाइफ एंजॉय करते हैं, आप हमेशा की तरह करते रहेंगे, एक्सेप्ट जो लोग नौकरी में उनकी तो छोड़ दो, बाकी जो अपनी मर्जी के मालिक है कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से 3:30 बजे के बाद क्या काम है, कुछ नहीं करना, क्या है, करेक्ट। सो उन लोगों के लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं, छोटा सा बदलाव हो रहा है लेकिन है बेहद इंपॉर्टेंट। ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि क्या कुछ बदलने जा रहा है अगर किसी भी वजह से एक्सचेंजेस बंद होते हैं तो। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, एक चीज़ ये डिफाइन की जा रही है कि अगर किसी वजह से एक्सचेंजेस में तकनीकी खराबी आती है और मार्केट क्लोजिंग का जो नॉर्मल टाइमिंग है उससे 1.25 घंटे पहले तक नॉर्मलेसी नहीं रिटर्न होती है, तो उन स्थितियों में मार्केट का कामकाज 1.5 घंटा तक बढ़ाया जाएगा। मतलब अगर 2:15 बजे तक 2 बजे तक पिक्चर क्लियर नहीं होती है, शुरुआत नहीं होती है, तो उसके बाद अगर ओपन होता है तो मार्केट 3:30 के बदले 5 बजे बंद होगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि पिछली बार की जो घटना हुई थी 24 फरवरी 2021 की, एनएसई में जो तकनीकी खामी आई थी टेलीकॉम लिंक में दिक्कत की वजह से, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उनका ये आरोप था कि उनको ठीक से कम्युनिकेट किया नहीं गया, उनको पास क्लैरिटी नहीं आई और उन स्थितियों में उनको अपने सौदे काटने पड़े या उनके सौदे काट दिए गए और इस वजह से भारी नुकसान उनको हुआ। तो ये 2:15 बजे के पहले तक एक्सचेंज को बताना होगा। और जाहिर सी बात है कि जहाँ भी जितने भी एक्सचेंज हैं सबके लिए ये टाइमिंग होगी और भरपूर समय दिया जाएगा ताकि लोगों को नुकसान ना हो और अपने सौदों को वो ठीक से एक्सिक्यूट कर पाएं। ओके सर, अभी फिर इस स्टेप को कैसे देखते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में नहीं, हमने तो ऐसा राउट कमोडिटी स्पेस में भी आता हुआ देखा था, भी होगा। कोहराम मच गया था सर उस टाइम में भी। तो वैसे तो अभी बहुत सारी का तो हो जाए। इसकी भी बात हुई है कि इसकी भी बात हुई है कि जो कमोडिटी हैं और करेंसी डेरिवेटिव हैं इनके लिए भी इस तरह से विचार किया जाए, लेकिन सबसे पहले इसको लेकर क्लैरिटी लाई जा रही है कि ये तो ब्रजेश आप जो कह रहे हो कि भाई अगर मार्केट बंद होने के 1.5 घंटे पहले तक बाजार चालू नहीं होता, 1.25 घंटे है वो, 1.25 घंटे ओके, 1.25 घंटे तक, यानी कि नॉर्मल क्लोजिंग जो है, नॉर्मल 3:30 बजे बाजार बंद होता है जी, 2:15 बजे तक बाजार खुल गया तो ठीक, हाँ, नहीं खुला तो एक्सटेंशन देना है, बिल्कुल 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का, यानी कि 5 बजे बंद होगा जी। बीच में कभी भी बंद हो गया, सुबह आमतौर पर तो सुबह ही होता है और बंद होने का सही समय आमतौर पर जो शुभ मुहूर्त होता है वो 9:30-10 बजे के आसपास होता है, करेक्ट। खुलने के थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं। पिछली बार 10 बजे से दिक्कत हुई थी, 11:40 पे बंद हुआ था, अनाउंस हुआ था कि बंद कर रहे हैं। हाँ बराबर है, मतलब समस्या जो शुरू होती है वो 9:30-10 बजे के आसपास। शुरुआती में अगर समझो 11 बजे बंद हुआ और 12-12:30 बजे खुल गया तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कभी भी बंद हो जाए, कभी भी खुल जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 2:15 बजे अगर आपका मार्केट बंद है, करेक्ट, तो आपका 1.5 घंटा आगे एक्सटेंशन होगा ही होगा। बिल्कुल, ये समझना सही है, बिल्कुल ओके। तो अगर किसी भी दिन मार्केट किसी भी वजह से बंद हो जाए, कोई भी एक मार्केट बंद हो जाए, एनएसई हो, बीएसई हो, दोनों में से कोई भी हो जाए और वो बंद हो गया, दिन में कभी भी बंद हुआ, कभी भी चालू हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2:15 बजे के वक्त वहां पर बंद मिला तो फिर एक्सटेंशन होगा और एक्सटेंशन 1.5 घंटे का होगा। तब ट्रेडिंग आपकी 3:30 बजे खत्म नहीं होगी, 5 बजे होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 2:15 बजे ही बता दिया जाएगा, ताकि वो ऑनलाइन ब्रोकर हैं जो सब कहते हैं कि काट फाट करके, जैन साहब जैसे लोग तो बड़े दयालु है, सुमित जी जैसे ब्रोकरेजेस हैं, ये तो मतलब थोड़े इमोशनल टच वाले हैं, है ना, अपने क्लाइंट्स की दिक्कतों को, मजबूरियों को समझते हैं। बाकी जो एकदम वो टेक्निकल वाले जो है ना, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले, वहाँ तो कोई आदमी थोड़ी होता, वहाँ तो अकाउंट नंबर होता है। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, एम्प्लॉय नहीं होता, एम्प्लॉय नंबर होता है, वहाँ ब्रजेश कुमार नहीं है, उनका नंबर होता है, ऐसा है। तो वहाँ पे ऐसे जो ब्रोकर हैं
जिन्होंने खाली क्लाइंट को नंबर दे रखे हैं, कोई इमोशनल टच वाली बात ही नहीं है, वो पोजीशन काट देते हैं, उन पौने दामों पे काट देते हैं, बड़ा नुकसान होता है। वो अब आप उससे बच जाएंगे। जैन साहब बताइए, ये जो बड़ा फैसला लेने जा रही है सेबी, कैसे देखें? नहीं, बिल्कुल ये स्टेप अच्छा है, इनफैक्ट ये बहुत जरूरी भी है। और आपने बहुत सही कहा कि आजकल जनरली टेक ब्रोकर्स का ही वॉल्यूम ज्यादा है, तो उस केस में अगर 2:15 के वक्त पे अगर बंद मिलता है, जो आपने इंटरप्रीट किया, और उस टाइम पे बंद मिलता है, तो सर्टेनली 1.5 घंटा बढ़ाया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलता हूँ कि दिन में भी अगर कई बार बंद होता है 1.5 घंटा 1 घंटा और काफी देर तक भाव चेंज नहीं होते, एक एक्सचेंज में हो रहा है, एक सेगमेंट में हो रहा है, तो भी इसको भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो पूरा इंट्राडे जो करते हैं, उन लोगों के फर्क पड़ता है। सो ओवरऑल ये पास्ट में कमोडिटीज में भी हुआ है, टाइम भी एक्सटेंड हुई भी है। और नेहा जी जब बात कर रही थी तो शायद उनको वो शायद इवेंट याद होंगे। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टेप, एंड इनफैक्ट ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स काफी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सोच रहे हैं। और आपने सही कहा कि कुछ उस टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट को लेकर काफी सौदे कटते भी हैं, और टाइमिंग्स काफी स्ट्रिक्ट होती है। 3 बजे 2:30 बजे ये स्लॉट्स होते हैं, एंड फिर कई बार मार्केट्स भी, इंटरनेशनल मार्केट्स इस टाइम पे काफी सक्रिय रहते हैं, और फिर उस टाइम पे बंद होता है तो काफी फर्क पड़ता है। जैन साहब, आपको याद होगा कि जब पिछली बार ये मामला हुआ था, हमने बहुत स्ट्रांगली आवाज़ उठाई थी, और हमने सेबी से रिक्वेस्ट भी किया था कि इस मामले को देखें, और इस तरह की सिचुएशन में कम्युनिकेशन एकदम साफ होना चाहिए एक्सचेंजेस की तरफ से, और अगर नहीं हो पा रहा है तो ट्रेडिंग का समय बढ़ाने की एक कोशिश की जानी चाहिए, ताकि लोगों की पोजीशन आखिरी 15 मिनट में, आखिरी 3 से 3:30 तो जो उस समय कोहराम मचा, कोई भी भाव में कैसे सौदे हुए हम जानते हैं। NSE BSE का था, अरे पूछो मत, मतलब उस दिन तो जो लोगों को नुकसान लगा, जिनको उन्हें पुणे दामों पे शेयर मिले, उनको मिले भी। अब एक तो आधे सिस्टम चल रहे हैं, आधे नहीं चल रहे हैं, बेचना है, जो भाव में बायर दिखे बेचो। अरे पूछो मत, बड़ा बुरा हाल हुआ, मार्केट गिर गया। कुणाल जी, आपका भी अनुभव रहा होगा? अनिल जी देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ अनिल जी, देखिए ये जो पूरा, अनिल जी देखिए इसका एक ड्रिल होना चाहिए अनिल जी, जिससे अनिल जी सभी को पता हो कि मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति हो तो किस लेवल पर निफ्टी पर फ्रीज लगेगा, कितने बजे तक बाजार बंद रहेगा, अगर एक सेगमेंट चल रहा है दूसरा सेगमेंट नहीं चल रहा है तो क्या सौदे कैंसिल होंगे या वापस से ट्रेडिंग होगी। अनिल जी पूरा इसका एक प्लेबुक बनाकर अनिल जी वो करना चाहिए, और उसके लिए अनिल जी एक कार्यक्रम आप लोग बना दें तो अनिल जी सारे जितने जिसके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अनिल जी घटनाएं कभी घटती हैं और उसके बाद इतना लंबा समय बीत जाता है कि लोग सब भूल जाते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। तो इसका एक पूरा प्लेबुक बनाकर अनिल जी वो मुझे लगता है जारी की जानी चाहिए। उससे फायदा होगा, उससे अनिल जी सबको पता होगा कि ऐसी आपात स्थिति में क्या किया जाएगा, तो पैनिक भी कम होगा अनिल जी। मेरा अनुभव तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आज तक हमने जितने ऑफिसेज में काम किया, जहाँ भी वो फायर को लेके मॉक ड्रिल हुई ना जब मॉक ड्रिल होती है तो आराम से लोग हंसते हुए गाते हुए मस्ती करते, चलो चलो नीचे चलते हैं, वापस आते हैं, कोई सीरियसली लेता नहीं मॉक ड्रिल को। ये तो क्या है, जब एक्चुअल होती है ना तभी लोग भागते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। अगर आप किसी का अलग हो तो बोले कोई नहीं घबरा, अच्छा कोई घबराने की कोशिश भी करे कि चलो अलार्म बजाए भागे, तो बोला पागल हो गया आराम से जा, सही में थोड़ी लगी आग। तो इसलिए मॉक ड्रिल नहीं, जो भी होगा लाइव एनवायरनमेंट में टेस्टिंग की जाएगी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, फायर की ड्रिल तो ठीक है, मैंने तो अनिल जी ये तक देखा है कि जब भूकंप आया अनिल जी दिल्ली में कई दफा, तो अनिल जी भूकंप भी आता है तो भी अनिल जी लोग इतने इत्मीनान से नीचे उतरते हैं। तो अनिल जी बिल्कुल डरते नहीं है लोग अनिल जी, चाहे फायर हो या भूकंप हो। बात आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअल वाले में तो डरना ही चाहिए भाई, और एक्चुअल वाले में ही नहीं, जब ड्रिल भी करे तो ड्रिल का पर्पज ही यही है जो कुणाल जी अभी बता रहे हैं, ताकि आप किसी मतलब आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार हो जाएं, उसे हल्के में न लें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा सजेशन है कुणाल जी। एक बार इसकी ड्रिल और इस तरह का सिस्टम बनना चाहिए, ताकि अगली बार जब भी ऐसा हो तो पता चले। आइए मुलाकात करते हैं भसीन साहब से। बच चुके पूरे, बिल्कुल स्वागत करते हैं। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है सर। मामला थोड़ा ढीला है आज, ग्लोबल मार्केट्स के चलते डाउ फ्यूचर्स वगैरह नीचे है, बताएं सर क्या किया जाए। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो आपके यहाँ ही आ रहा था कि सरकार की वित्त मंत्री कह रहा है कि कमोडिटीज का सेल ऑफ से इंडिया सबसे अच्छी जगह पे है। तो कभी तो अपनी भी पीठ थपथपाइए, अगर बेच रहे हैं तो बेचने दो, कितना और माल रह गया। हमारे यहाँ काफी बायर्स होंगे। मैं अभी भी सोचता हूँ कि ये 1-2 दिन की बात है
even the US market is more or less discounting that those numbers were back-ended. And I think that the जो भी इसके कारण से जो उतार चढ़ाव है वो हो गया. सरप्राइजिंग है कि आईटी में आज भी इतनी बड़ी सेल ऑफ है डिस्पाइट रुपी गोइंग टू न्यू हाईज. आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. तो मेरे पे 2 नहीं 3 आइडियाज हैं. 2 एक सुबह का है, 2 अब के हैं. और मैं अभी भी रीट्रेड करता हूं कि मिड कैप्स विल बी आउट परफॉर्मर्स. इन द वॉलेटिलिटी इफ यू मिस द बस फिर आप बैठे रह जाएंगे. तो निफ्टी कैन बी लिटिल रेंज डाउन बिकॉज ऑफ ऑप्शन राइटिंग. कल आपने देखा है बहुत सारी ऑप्शन दिखे और वो आज के लिए हैं. कल से फिर मार्केट वुड बी बैक टू नॉर्मल. और मुझे लगता है डाउ फ्यूचर्स के साथ ट्रेड करना इज वेरी 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 ट्रेचरस. ठीक बात है सर, बिल्कुल अमेरिकी बाजारों को देखकर ज्यादा घबराए ना. निफ्टी वगैरह थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन स्टॉक्स पर करें फोकस. जो बताने जा रहे हैं आपको बचिन साहब, अब बताएं सर. तो अनिल जी, मैंने पहले भी कहा है, देखिए जीएमआर की हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है. उनका पावर डिवीजन डीमर्ज हो गया है. दे आर सेइंग द एयरपोर्ट बिजनेस कैन बी डेट फ्री इन 1 ईयर. अब इंडोनेशिया, मलेशिया, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे उनकी रीच है. और जिस तरह से आप ट्रैवल का आवागमन देख रहे हैं, मुझे कोई दो राय नहीं कि जीएमआर शुड बी आउट परफॉर्मर. 50 रुपए का भाव है तो अभी भी 34.5 साढ़े 34 में आपको इकट्ठा करना है. 33 रुपए का स्टॉप लॉस है, 37.5 का टारगेट. आज का पहला पिक अब ये होएगा बीपीसीएल. देखिए तेल अगर $80 पे मिल रहा है और अब अगर और नीचे हो गया तो रशिया से आपको और सस्ता मिलेगा. और सिर्फ रिलायंस नहीं, बीपीसीएल, एचपीसीएल तो लोकली बेचते हैं. तो बीपीसीएल में पेसिमिज्म बहुत ज्यादा है. 305 रुपए पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है. 292 का स्टॉप लॉस, 330 का टारगेट. और तीसरा सेल, मैं अगेन रीट्रेड करता हूं, सेल इज ट्रेडिंग एट 2 times 1 year फॉरवर्ड और दिस ईयर फॉरवर्ड. एंड यू कैन नॉट बट मेक मनी इन सेल. एक्सपोर्ट का बैन हटा तो सेल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स देयर. तो मुझे 73 रुपए 8 आने का भाव दिखता है. 68 रुपए का स्टॉप लॉस. 68 का स्टॉप लॉस, 73 हाफ के टारगेट के लिए करें आप सेल में खरीदारी. बीपीसीएल में करें खरीदारी. 292 292 का स्टॉप लॉस, 330 का टारगेट. और जीएमआर तो सुबह आपको बसिन साहब ने बताई, वहां पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी और वहां पर भी अपनी पोजीशन को बरकरार रखें. तो ये है आपके दो फ्रेश पिक्स, बीपीसीएल और सेल आते हैं. ओके सर, इसी बीच नतीजों का सीजन फुल स्विंग में है और हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के एक के बाद एक नंबर्स आ रहे हैं. इसी कड़ी में बाजार बंद होने के बाद आज L&T इन्फोटेक अपने नतीजे जारी करने वाली है. वैसे तो आईटी स्पेस पूरा लाल निशान में रंगा हुआ है, बहुत पिटाई हो रही है इसकी, लेकिन LTI से क्या उम्मीद है बताने के लिए कुशल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं. कुशल, जरा बताइए L&T इन्फोटेक कैसे नंबर्स की उम्मीद की जाए. बिल्कुल. यहाँ देखिए 1-1.5 घंटे पहले जब हम इस पर बात कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 3-3.25% की गिरावट थी. गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ रही है L&T इन्फोटेक में और नंबर्स भी कहीं ना कहीं वो बयान कर रहे हैं. अब ये देखना होगा कि यहाँ पर ये नंबर्स से कुछ सरप्राइज आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अकॉर्डिंगली कल हमने देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह का रुझान बनता है शेयर प्राइस में. डॉलर आए करीबन 2% बढ़कर 58.2 करोड़ पर. साथ ही कंपनी की मार्जिन्स लगभग 2.2% की हम गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं. पिछले तिमाही में 17.3% था, इस बारी 15.1% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है. जहां तक मुनाफे की बात है, डेफिनेटली मार्जिन में जिस तरह का कट आ रहा है, मुनाफा भी ऑलमोस्ट 9% गिरकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 580 करोड़ रुपए की फिगर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं. कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ 3.1% की एक्सपेक्टेशंस हैं. लार्जली यहां पर जो अट्रेशन दर आता हुआ दिखेगा वहां पर आपको बड़ा फोकस रखना है. और साथ ही डील पाइपलाइन को लेकर कंपनी क्या कहती है ये भी काफी अहम होगा. और खासकर मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल जो है वहां पर एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर गिरावट आएगी. अब यही देखना है कि वहां पर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्या ग्रोथ का आंकड़ा आता है. ओके, तो ये है आपके लिए L&T इन्फोटेक, जहां पर नतीजे आने वाले और नतीजों के दिन पर एक्शन रहने वाला है. L&T इन्फोटेक कमजोर काउंटर तो है ही. आइए एक बार जरा वागले साहब से इसके चार्ट्स पर भी राय ली जाए. नहीं वागले साहब नहीं, सॉरी वागले साहब को तो पिक देनी है. वागले साहब मैं आपके पास पिक के लिए आ रहा हूं, तब तक एक बार जल्दी से काम दे दूं श्रीकांत जी को. श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. श्रीकांत जी, L&T इन्फोटेक, इसके चार्ट्स आप तैयार करके रखें. नतीजों के पहले कोई ट्रेड करना है, नहीं करना है, करना तो किस तरफ करना है, लेवल्स बताइए. तब तक वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर. जी वागले साहब बताएं सर. जी आईटी में वीकनेस कंटिन्यूस हो रहा है. बीएस सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट ने अभी 315.16 का एक मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक किया है. 313.14 का करंट भाव है, यहाँ पर बेचे 318 के स्टॉप लॉस से. मुझे ये 300 तक कल जाते हुए दिखता है. 300 295 तक के टारगेट देखने को मिलनी चाहिए.
ओके, 295 तक गिरने की तैयारी बिरला सॉफ्ट की, शॉर्ट करने की राय वागले साहब की। एल&टी इन्फोटेक नतीजों के पहले श्रीकांत जी की राय बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी देखिए, अगर एल&टी इन्फोटेक की अगर बात करें तो इसने एक इम्पॉर्टेंट अपने लेवल को तोड़ा है। 3900 के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और पिछले मुझे लगता है कि कम से कम 3 या 4 हफ्ते से अगर देखा जाए तो उसने 3900 के लेवल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड किया था, लेकिन आज इवेंचुअली तोड़ दिया है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 3700 जो उसके प्रीवियस लोज थे उसके करीब जा सकता है और वर्स्ट केस में 3500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो हमें लगता है बिल्कुल अगर कोई लॉन्ग पोजीशन हो तो उसे एग्जिट कर ले, और जो भी रिजल्ट के बाद अगर डिक्लाइन आती है, क्योंकि चार्ट्स वैसे दिखा रहे हैं, तो 3500 या 3550 के करीब वापस पोजीशंस बना सकते हैं। ओके, तो ये है एल&टी इन्फोटेक पर आपके लिए राय नतीजों से पहले श्रीकांत जी की तरफ से। एल&टी इन्फोटेक एक और भी तो किसके नतीजे आने वाले हैं? एल&टी टेक, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस, LTI LTTS दोनों के आने वाले हैं। कितना नाम में कंफ्यूजन रहता होगा ना। चलिए उसके नतीजे भी जान लिए जाए। कब आ रहे हैं रिजल्ट्स? कल है नंबर सर। बताएं अनुमान क्या है? अनुमान के लिहाज से यहाँ पर एल&टी इन्फोटेक के मुकाबले तो रिलेटिवली काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर LTTS में सबसे पहले तो डॉलर आया, आप देखिए लगभग 2.2% बढ़कर 23.7 करोड़ पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी में 3.1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और मार्जिन्स के लिहाज से उतना बड़ा डिक्लाइन एल&टी इन्फोटेक के मुकाबले नहीं है। लगभग आप कह सकते हैं 20 बेसिस पॉइंट्स। इनफैक्ट अगर हम अनुमान देखें तो माइंड ट्री का करीब 30 बेसिस पॉइंट्स का कट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस बारी LTTS में केवल 20 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। और यहाँ पर अगर आउट परफॉर्मेंस आती है तो डेफिनेटली LTTS पर भी देखना होगा कि किस तरह का एक्शन रहता है। 18.5% ये मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 18.7% के मुकाबले, और मुनाफे के लिहाज से लगभग 4% की ग्रोथ रहेगी। 272 करोड़ रुपए कंपनी मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। जहाँ तक गाइडेंस की बात है, यहाँ पर हम मेंटेन कर चल रहे हैं कि आगे जो इन्होंने पहले गाइडेंस दी थी 13.5% से 15.5% की, ये गाइडेंस ये मेंटेन कर चलेंगे। और साथ ही जो ऑपरेटिंग मार्जिन से 18% की, वो भी मेंटेन कर चलेंगे। तो दोनों ही जो गाइडेंस इन्होंने दी थी FY23 की, वो सिमिलर लेवल्स पे ही आगे रखने वाले हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसका गाइडेंस और इसका साथ ही साथ नतीजों का अनुमान भी, जो आने वाले रिजल्ट्स। खाली एक माइंड ट्री के रिजल्ट थोड़े ठीक आए हैं कुशल। हाँ, बाकी तो सबके तो वो भी नहीं चला। अब मतलब डिसाइड क्या कर रखा है? रिजल्ट अच्छा है तो भी पिटाई, खराब है तो भी पिटाई। था इनफैक्ट माइंड ट्री आज। हाँ, दोनों की पिटाई। लग तो यही रहे सर। है जैन साहब, बहुत नाइंसाफी नहीं है ये? अच्छे रिजल्ट आए तो भी पिटाई, खराब आए तब तो पिटाई पक्की है। बस यही माहौल का वो है। आप ना कई बार 12 दिन ऐसे आते हैं साल में जहां हर स्टॉक चलते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, और वैसे ही अभी कुछ ऐसे दिन चल रहे हैं कि अभी अच्छे रिजल्ट आएंगे तो भी खराब, और इनफैक्ट आईटी को लेकर थोड़े सेंटिमेंट्स भी वीक हो रखे, और टीसीएस ने संभाव जिस तरीके के कमेंट्स दिए, कमेंट्री दिए, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो मेरे हिसाब से इस चीज को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। आईटी में जितनी यूएस की रिसेशन को लेकर या जो डर बना हुआ है, और प्लस एट्रिशन भी है, और प्लस अब आगे आने वाले दिनों में लोग जो रिक्रूटमेंट का इतना बड़ा ड्राइव चलता है, इनका एट्रिशन लेवल्स हायर होने की बावजूद भी ये लोग अपने नए एम्प्लॉयज नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उसका एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो लेट्स सी, बट मुझे लगता है कि ये कंपनियां गजब की कंपनियां हैं। LTTS हो, एल&टी इन्फोटेक हो, माइंडट्री ने तो बेहतरीन रिजल्ट दिए, और तीनों एल&टी ग्रुप की कंपनियां हैं, ये अच्छा करेंगी। और LTTS तो बहुत बड़ा करेक्शन दे चुका है, मेरा इस बार पिक ऑफ द वीक भी है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा बॉटमिंग आउट हो रहा है। सो लेट्स सी, और जो डॉलर इतना कमजोर मजबूत हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है, तो उसका आने वाले क्वार्टर्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक बाय ऑन डिप्स कहीं ना कहीं स्टैगर्ड मैनर में लेना चाहिए स्टॉक्स। तो ये है आपके लिए एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर राय आती हुई जैन साहब की तरफ से। कमजोर तो हो ही रहे हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। आइए कुछ बिगुल आपके लिए। पहला श्रीकांत जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। अनिल जी देखिए, वैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा वीकनेस जनरेट होते जा रहा है। $100 के नीचे ब्रेंट क्रूड अभी ट्रेड कर रहा है, और अगर इसके टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें तो हमें लगता है कि शायद ये $94-95 तो आ सकता है, लेकिन अगर वीकनेस बढ़ती है, क्योंकि 94-93 के करीब इसमें काफ़ी बड़ा सपोर्ट है।
अगर इसे ये तोड़ देता है तो फिर शायद ये 83 या 84 के लेवल्स के आसपास भी जा सकता है। हमें लगता है कि करंट लेवल से इसी को अगर कोरिलेट करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को शॉर्ट किया जा सकता है, जो 2390 2395 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसे शॉर्ट करना है तो इसके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो आज के हाइस के रहेंगे, 2435 के करीब के इसके हाइस थे, तो एक 40 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से अगर गिरता है तो फिर 2300 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो 100 रुपए की जगह है। करंट लेवल से एक अच्छा डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, तो रिलायंस शॉर्ट करके चलिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की। 2435 का स्टॉप लॉस, 2300 के टारगेट, बेचने की राय सुबह भी रिलायंस पे बेचने की राय वागले साहब ने भी दी थी और उनके भी टारगेट 2300 रुपये के आसपास तक के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिलायंस 2300 रुपये आया तो निफ्टी 15700 की तरफ बढ़ेगा। ओके ठीक है, आइए एनएससी की वेबसाइट पर प्राइसेस अपडेट होने में दिक्कत आ रही है। हमारे काफ़ी दर्शकों ने हमें ट्वीट करके बोला भी है कि ऑप्शन चेन डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। आशीष नहीं हो रहा है, ऑप्शन चेन डेटा में मुश्किल आ रही है सर। ऑप्शन चेन का डेटा अगर आप देखें तो वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं और कैश के प्राइसेस में भी, स्टॉक्स में भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन जो फीड आती है काफ़ी सारे अलग अलग वेंडर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉयटर्स की जो फीड है इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो एनएससी की वेबसाइट है यहाँ पर ज़रूर काफ़ी दर्शक हमारे बता रहे हैं कि जो भाव है थोड़ी देरी से अपडेट हो रहा है। तो ये आपके लिए अपडेट आता हुआ दिख रहा है। एनएससी की वेबसाइट को अपडेट होने में थोड़ी सी मुश्किलें आती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से ट्रेड करें। अगर वहाँ पर भाव देख रहे हैं और ये सब कर रहे हैं तो सावधानी रखें, क्योंकि वो भाव सही आ रहे हों इस बात की कोई गारंटी है नहीं। इस वक्त ये साफ दिख रहा है। थोड़ी मुश्किलें आ रही है। जैन साहब, आपके ऑफिस में भी सुमित जी किसी का कोई एक्सपीरियंस आप लोगों का? बिल्कुल, मैंने अभी मेरे रिस्क मैनेजमेंट डेस्क पे पूछा है और ये वेबसाइट पे है, एनएससी के वेबसाइट पे। मैं तो डर गया था, जब भी हमने डिस्कशन किया टर्मिनल की उसको लेकर, और अभी हो गया, बट ऐसा नहीं है। एनएससी के वेबसाइट पे यस ऑफ डेटा वहाँ पे लोग देखते रहते हैं। हमारे भी रिसर्च टीम में और एवरी टाइम ओपन रहता है ये, बट ठीक है, कभी कभार होता है ये चीज। बट यस, आपने बहुत सही वार्न किया कि उसको देखकर कोई ट्रेड कर रहा है तो ध्यान दें। बाकी एनएससी के टर्मिनल पे और एक्सचेंज पे कोई दिक्कत नहीं है। संजय, विशेष टिप्पणी? अनिल जी, भाव में डिले नहीं है, जैसे आपने बोला ना कि भाव देख के ट्रेड करें। अनिल जी, भाव में डिले नहीं। अनिल जी, विंडो ही ब्लैंक खुल रहा है। अनिल जी, एनएससी की वेबसाइट पे इशू है, विंडो ब्लैंक खुल रहा है। अनिल जी, जब ब्लैंक खुल रहा है तो अच्छा, ओके। मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब आप विंडो खोलते तो प्राइसेस नहीं आ रही, वो जो टॉप 5 ऑर्डर वगैरह दिखते वो नहीं दिख रहे, करेक्ट? कुछ ना, हाँ अनिल जी, पूरा ब्लैंक दिख रहा है। तो गलत भाव का तो मतलब ही नहीं है। गलत तो तब आएगा जब कुछ दिखेगा। अच्छा, करेक्ट, ओके, ठीक बात है, समझ गया। सो इस वक्त भाव आ नहीं रहे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, परफेक्ट। आइए बढ़ते आगे, और जेएसपीएल ये पेश करेगा अपने नतीजे, और नतीजे का अनुमान देख लिया जाए। आएंगे रिजल्ट्स कल। आशीष तैयार है? आशीष, पहली मेटल कंपनी रिजल्ट देने वाली? मेटल कंपनीज में पहली है। हाँ, अच्छा बताना है। अच्छा, सिर्फ एक ही आंकड़ा है, देख के तो हालत खराब ही है। क्या आएगा देखो मार्जिन। सर अच्छे आंकड़े के साथ शुरुआत कर लेता हूँ। आय का आंकड़ा आपको 14% की बढ़त दिखाएगा, लेकिन इसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं है। आप कामकाजी मुनाफे में देखें 55% की बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आएगी। पिछले साल जो इनका एबिटा था 4524 करोड़, जो कि अब घटकर 2060 करोड़ हो जाएगा। पहली बात है कि वॉल्यूम्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले देखें तो इनका जो इनपुट कॉस्ट है, मिसाल के तौर पर कोकिंग कोल, यहाँ पर कीमतें अभी भी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, तो मार्जिन्स पर हर्ट है। 44% से घटकर केवल 17% रह जाएंगे इनके मार्जिन। इनफैक्ट अगर आप ऑपरेशनली एक और पैरामीटर को देखें जिसे बाजार बहुत क्लोजली वॉच करेगा, वो है एबिटा पर टन। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले साल करीब 28,058 रुपये था, जो कि अब 12,119 का अनुमान जो है बाजार लगाकर चल रहा है। 57% की गिरावट है और करीब करीब 70% का कट आपको कंपनी के मुनाफे में भी देखने को मिल सकता है। कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ आय का आंकड़ा ठीक ठाक है 14% की ग्रोथ के साथ। लेकिन जो स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात की जा रही थी, इसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री यहाँ पर नजर आएगी? आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नतीजे बेहद निराशाजनक आएंगे। अच्छे तो आने हैं नहीं, सबके खराब ही खराब आने हैं। और जेएसपीएल हरे निशान में क्यों है फिर ये? ओके, तो 360 रुपए के आसपास है कल के रिजल्ट के पहले। वागले साहब, इसको शॉर्ट करके जाएं? अनिल जी नहीं, मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। कल डिसाइड करेंगे, लेकिन आज के चार्ट्स पे तो शॉर्ट नहीं किया जा सकता।
ठीक है, परफेक्ट। आपने मना कर दिया तो बात खत्म। चलिए, तो JSPL पर अभी फिलहाल कुछ न करें, थोड़ी स्ट्रेंथ है, लेने का तो मन है, ऐसे रिजल्ट पे क्या होगा, और बेचने की आपके लिए फिलहाल इंतज़ार करने की राय वागी साहब की तरफ से। सर, इसी बीच आपने कहा था कि 3 बजे तक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी के आंकड़ों पे नजर रखने के लिए 15,900 के ऊपर फिलहाल निफ्टी है सर, होल्ड करके रखा हुआ है, और निफ्टी बैंक भी 34,600 के ऊपर अपने आप को होल्ड किया। आपने कहा था कि घूर घूर के 550 वाले लेवल पे नजर रखनी है। 558 के लो बनाए आज का लो देखिए, स्पॉट लेवल 558, और रुपया भी सर निचले लेवल से 8-9 पैसे रिकवर कर गया सर, रिकॉर्ड लो से ये भी रिकवर कर चुका है। आखिरी आधे घंटे में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है निफ्टी की 15,800-850, उसे टेस्ट किया। आज का लो है 15,858 का, एकदम वहीं से घुमा है। बैंक निफ्टी 34,400 34,550 की जो सपोर्ट रेंज थी, एग्जैक्टली आज का लो 34,558 है। अब 5-15 पॉइंट तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ता है, एग्जैक्ट तो अंदाज से ही दे सकते हैं, बाकी बिल्कुल परफेक्ट लेवल से घूमता हुआ दिखा है। तो चलिए देखते हैं। और अपडेट है, सोने की कीमतों में सर गिरावट आई है। सोना 500 रुपये हल्का हो गया है MCX पे, और चांदी में भी 850 से 900 रुपये का करेक्शन आ गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना 16 महीने के लोस पर चला गया है। $22-23 की गिरावट आई, और चांदी भी $19 के नीचे आ गई है सर। ये भी मल्टी मंथ लोज है, तो सोना चांदी सस्ता होता दिख रहा है सर। करेक्ट। 50,000 के भी नीचे आने की तैयारी सर। एक बार तो 50,000 आ भी चुका है सर, लेकिन वही है कि दायरे में फंसा हुआ है, कि ना इधर का है ना उधर का है। तो ये वाली हालत हो गई है कि आइडियली हम लोग हमेशा सर कोरिलेशन देखते हैं कि जब डॉलर जब भी अनसर्टनिटी का माहौल आता है तो यहाँ पर गोल्ड चढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको उस दिन CFTC का डेटा बता रही थी ना, कि सारा पैसा निकालकर सब डॉलर इंडेक्स में डाल रहे हैं, और एकदम रिकॉर्ड लेवल्स पर स्पेकुलेटर्स और हेज फंड्स का पैसा लगा हुआ है सर लॉन्ग पोजीशन में। 110-112 हो जाएगा डॉलर सर। ये तो पहले ही हमने बताया था दर्शकों को कि 120 के लेवल के लिए तो वैसे भी तैयार रहने को कहा ही था साल के अंत में। 120? यस सर। त्राही मच जाएगी। हाँ, वो तो है। हे भगवान। हो नेहा जी, अगर आप ऐसे डराएंगी तो फिर रोज कैसे शो में आ पाएगी? फैक्ट रख रहे हैं सर। ये ज्यादा आनंद किसको आया, जरा मुझे बताइए। में किसको सबसे ज्यादा आनंद आया इस डायलॉग पर? जैसा आप हंसे थे। नहीं, मैं हंसा था। मैं देखा हूं कि आप गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड, गजब का वेट थोड़ी देर पहले आपने नेहा। अब जैन साहब करे क्या इस मार्केट में? ऐसा क्या है जिसको डिस्कस किया जाए? कम से कम मूड तो अच्छा रखा जाए, माहौल तो बढ़िया बनाए। आना जाना तो कुछ है नहीं, न तेजी होनी न मंदी होनी। अब 15,900 के आसपास अटके फंसे पड़े हैं। एक तरफ तो नेहा जी ने तेजी की बात कही, आपने बोला कि तेजी की बात करोगे तो अच्छा हम बुलाएंगे, और अब डॉलर इंडेक्स की तेजी की बात कर रहे हैं तो ये हो गया। किसी का नुकसान किसी का फायदा। ये बहुत डेंजरस चीज है। मैं डॉलर इंडेक्स को बहुत ज्यादा ट्रैक करता हूँ ऑल द टाइम। मेरे को सबसे बड़ा जो एसेट क्लास दुनिया में लगता है वो डॉलर इंडेक्स है, और जब ये चलता है, इट इज द बिगेस्ट एलिफेंट ऑन द रूम। अगर ये चलता है तो बाकी कुछ भी नहीं चल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है सबको देखना। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर इन द वर्ल्ड। जैन साहब, कोई एक चीज ऐसी बताइए जिसको आप कम ट्रैक करते हो। आप देखो, कमोडिटीज को बहुत ज्यादा ट्रैक करते हो, एफएनओ को बहुत ज्यादा ट्रैक करते हो, टेक्निकल को बहुत ज्यादा, हिडन जेम्स आपके जो आते हैं एकदम जैन साहब के जो, वो बहुत ज्यादा ट्रैक करते हो। अब डॉलर इंडेक्स का भी हमें पता चला। कोई ऐसी चीज जिसको कम ट्रैक करते हो? नहीं, मुझे पता है। बताइए सर। दूसरे एनालिस्ट को आप उतना ट्रैक नहीं करते जितना दूसरे एनालिस्ट को ट्रैक करते हैं। कुणाल जी, सही है ये? अनिल जी, दो चीजें आप भूल गए अनिल जी। जी बताएं। एक चीज तो अनिल जी, दो चीजें भूल गए अनिल जी। एक तो हमारे संदीप जी अनिल जी फैशन को बहुत ट्रैक करते हैं अनिल जी। इतने फैशन परस्त व्यक्ति हैं अनिल जी, गजब का फैशन सेंस है इनका अनिल जी। और दूसरा अनिल जी, म्यूजिक इनका कई दिनों से हमने सुना नहीं अनिल जी, तो म्यूजिक को भी ट्रैक करते हैं। तो अनिल जी कहां से समय लाते हैं अनिल जी? मैं तो खुद ही आश्चर्य करता हूं। लेकिन प्रभु, मेरा सवाल तो ये था कि क्या ट्रैक नहीं करते हैं? मैं वो बोल रहा था। करते ये तो पता है बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बढ़ते आगे। कैश का ऑप्शन देने के लिए जय ठक्कर हैं तैयार? नहीं, जय दे रहे? हाँ, जय तैयार है। तो आइए, जय के लिए बिगुल कैश का ऑप्शन। जय बताइए। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, इस गिरावट में आई थिंक अपॉर्चुनिटी बाइंग की है, मुझे ऐसा लग रहा है। 16,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। 102
70 पर मिल रहा है, 102.70 पर ये खरीदे आप। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 67 का, सो 102.90 पे खरीदे, 67 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है अनिल जी वो है 147 का, एंड सेकंड टारगेट है 171 का। सो 147, 171 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 16,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। आज वोलेटिलिटी अच्छी खासी देखने मिली अनिल जी। एक समय तो ऐसा लगा था कि 16,000 ब्रेक नहीं करेगा, बट देन इवेंचुअली वो ब्रेक किया। जो कल का व्यू था हमारा बैंक निफ्टी 34,600 के लेवल्स टेस्ट करेगा वो उसने किए, बट वो एक विपसॉ देखने मिला सुबह। बट नेवरदलेस आई थिंक दैट नाउ जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। एंड डाउन साइड में मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,800, 750 अनिल जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। हालांकि वो 100-150 पॉइंट नीचे है करंट लेवल से, बट देन दैट्स द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। आई थिंक वो लेवल शॉर्ट टर्म में वॉच आउट करने चाहिए फॉर नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी। 15,750 और द लोअर साइड ऑफ द रेंज till those levels are held, I think bounce back towards 16,100, 200 is again likely। इसलिए 16,000 के स्ट्राइक का मैंने कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है एक स्ट्राइक ऊपर, बट आई थिंक दैट उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। और अनिल जी ये जो पूरा करेक्शन भी हमें देखने मिला है, लास्ट अगर हम देखें 3 दिनों से नेगेटिव क्लोज देखने मिला है, बट करेक्शन जो स्टार्ट हुआ था लगभग 8 जुलाई को हाई लगाकर, तो ये पूरा जो करेक्शन भी हमें देखने मिला, अगर मैं टेक्निकली भी देखूं सो वो पूरा एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर देखने मिला है, यानी कि कोई इंपल्सिव मूव नहीं है, जिसके कारण मैं कहूंगा कि यहाँ से एक बड़ी वीक वाली आपको देखने मिले until 15,750 is broken। So I think probability of an upside is higher। अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। पॉइंट टेकन। चलिए इसी के साथ श्रीकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत जी के लिए BTST का बिल्कुल ओके श्रीकांत जी बताइए। बिल्कुल, तो देखिए अगर मेटल्स की अगर बात करें और उसमें अगर एक पर्टिकुलरली स्टील सेक्टर को अगर हम लोग अगर ट्रैक करते हैं आज के दिन में, तो एक बात समझ में आती है कि कई सारे स्टॉक JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील और सभी के सभी स्टॉक अपने डे हाई के आसपास आके वहाँ उसी के आसपास क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरे मार्केट में एक वीकनेस बना है और कई सारे स्टॉक अपने डेज लो से या कल के लो से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो इनमें एक शॉर्ट टर्म में एक रैली देखने मिलेगी। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि JSW स्टील को लॉन्ग करके चले, जो 583 के करीब ट्रेड कर रहा है और ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के काफ़ी नज़दीक है। अगर इस लेवल को अगर वो क्रॉस करता है तो जो नेक्स्ट लेवल्स बन के आएंगे वो 620 से लेकर 630 के हो सकते हैं, तो अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है। तो करंट लेवल से JSW स्टील को लॉन्ग करके चले 583, 585। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 574 का, यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट्स मुझे लगता है कम से कम 30 से 40 रुपए देके जा सकता है। 30 से 40 रुपए के अपसाइड के लिए यहाँ पर आप करें खरीदारी। 30 रुपए की अपसाइड मतलब कितना हो गया? 624 और 634, ये दो टारगेट रख लीजिए। 620, 630 गिन लीजिए, चलो राउंड फिगर में ये भी ठीक है, याद रखना इजी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। चार्ट कॉर्नर कुणाल जी राकेश जी का है तैयार। बताएं सर। अनिल जी ये चार्ट कॉर्नर भी है, ये पिक ऑफ द डे भी है। अगर कल मैं नोटा का प्रयोग करूं तो इसी कॉल को मैं दोबारा से दे दूंगा। स्टॉक है मारुति। मारुति एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। कई ऑटो स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिली है, इस स्टॉक में कोई करेक्शन नहीं है आज के दिन में, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 8800। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए इंट्राडे चार्ट देखें तो एक बड़ा ही साफ और बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट्स बहुत मजबूत हैं, स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, और इंट्राडे चार्ट के फ्रेश ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक वापस से 8900 के लेवल्स की तरफ कूच कर रहा है। बाय करके चलें। स्टॉप लॉस यहां पर रखना है मौजूदा स्तरों से लगभग 100 रुपए नीचे, यानी कि 8475, 8475 के स्टॉप लॉस से बाय करें मारुति। पहला टारगेट होगा 8700 का, इवेंचुअल टारगेट 8825 का। 8700, 8825। अगर कल इन्होंने अपना पिक ऑफ द डे दे दिया कुणाल जी, राकेश जी ने जैसा पहले ही बोल दिया कि अगर मैंने नहीं किया तो मारो, तो आपका तो सेम नहीं होगा ना, आपका तो अलग रहेगा ना।
अनिल जी मेरा अलग रहेगा अनिल जी, और अगर मान लीजिए कुछ ना मिला अनिल जी तो मेरा भी इसी में जोड़ लीजिएगा। ऐसा प्रयास मेरा पूरा रहेगा अनिल जी, कुछ ना कुछ नया ढूंढ के लाऊं। देखो मैं पूछूंगा ही नहीं, पहले बता देता हूँ। कल सुबह मैं कल सुबह फिर आप दोनों से पूछूंगा ही नहीं पिक ऑफ द डे। नहीं अनिल जी देखिए, आप हेलो तो बोलेंगे अनिल जी, सुबह सुप्रभात तो करेंगे ही। हाँ तो अगर अनिल जी आप नहीं भी पूछेंगे तो हम चिपका देंगे अनिल जी साथ। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिलहाल मारुति खरीदने की राय है आपके लिए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। आइए राय एक और स्टॉक पर आ रही है, खरीदने की है बेचने की, देखते हैं जानते हैं हिमांशु जी के लिए। बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी एक स्टॉक जो सच में बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जैसे अभी राकेश जी कुणाल जी ने मारुति का जिक्र किया, उससे भी जबरदस्त तेजी एक स्टॉक में है तो वो है अदानी एंटरप्राइजेज में। पिछले 3 दिनों में बाजार में जितनी भी गिरावट आई उसके बावजूद भी स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में बना हुआ है, और अब जबकि बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है तो मुझे लगता है ये इकलौता एक ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए, और ये बिल्कुल तैयार है नए हाईज 2400 को पार करने के लिए। तो यहाँ पर फुल पुरजोर, जिसको बंसल जी कहते हैं, कुणाल जी कहते हैं, माफ कीजिएगा, खरीदारी की राय है, और ऑप्शन के जरिए यहाँ पर 2360 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद के चला जा सकता है। 65 रुपए का उसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 90 और 110 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए अदानी एंटरप्राइजेज की 2360 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चले। फ्यूचर्स में मुझे लगता है कल के सेशन में 2420 2450 के टारगेट्स आते हुए यहां पर नजर आ सकते हैं। ओके, ये है अदानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से। ये स्टॉक भी कमाल करने को तैयार है इस वक्त। 2350-75 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए भी आप कर सकते हैं खरीदारी। 2360 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। आइए बढ़ते आगे। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनके पास है एक बड़ी खबर सीमेंट कंपनियों से जुड़ी हुई। आइए जानते क्या है खबर। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा सीमेंट कंपनीज़ के लिए एक बड़ी नेगेटिव खबर है। अनिल सर, आपको याद होगा कि 2020 दिसंबर के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्चिस की थी सीमेंट कंपनीज़ पे। करीबन 20 सीमेंट कंपनीज़ पे सर्चिस की थी। उसकी रिपोर्ट अब सीसीआई ने तैयार कर ली है। जो सीसीआई का जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जिसको डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने रिपोर्ट अब कमीशन को सबमिट कर दी और कमीशन ने भी वो रिपोर्ट जो इफेक्टेड पार्टीज़ हैं उनको भेज दी है। तो इसमें जो रिपोर्ट के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, एक तो कार्टेलाइजेशन का जो के सबूत डीजी इन्वेस्टिगेशन को मिले हैं और करीबन 3 से 5 साल के क्या टेन्योर रखा गया है कि जिसके अंदर ये कार्टेलाइजेशन सीमेंट कंपनीज़ ने किया है। और ये एक काफ़ी शॉकिंग है कि 20 कंपनियों के बीच के अंदर ये कार्टेलाइजेशन सीसीआई को मिला है कि ये एक याहू मेल के जरिए कार्टेलाइजेशन कर रहे थे कि प्राइजेस कब बढ़ाने हैं, प्रोडक्शन को लो रखना है जिससे प्राइजेस हमेशा अप मूव में रहें। तो इस तरीके के सबूत सीसीआई को मिले हैं और सीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है। और मतलब 3 से 5 साल का मतलब ये हो गया कि जो सीसीआई का रूल है उसके हिसाब से या तो 10% टर्नओवर पर ईयर या 3 टाइम्स प्रॉफिट का पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अभी जो प्रोसीजर वाइज अभी रिपोर्ट जो अफेक्टेड पार्टीज़ को भेजी गई है, जिसमें सभी सीमेंट कंपनीज़ हैं, सीमेंट कंपनीज़ के एसोसिएशन है, उनको ये रिपोर्ट भेजी गई है, उनसे सवाल जवाब होगा और उसके बाद कमीशन इसमें पेनल्टी तय करेगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पिछली बार पेनल्टी लगी थी, जिसके केसेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उससे बड़ी पेनल्टी होगी। तो कमीशन इस बार लगाएगा क्योंकि एक तो नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा हैं और पिछली जो सर्च हुई थी उसके मुकाबले इस बार जो टर्नओवर है वो सीमेंट कंपनीज का ज़्यादा है। तो लिहाजा पिछली बार की जो पेनल्टी है उससे ज़्यादा पेनल्टी कमीशन लगा सकता है। लेकिन डीजी इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर कार्टेलाइजेशन के सबूत इन 20 कंपनियों के बीच में मिले हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट कंपनियों के लिए थोड़ी खराब खबर। सीमेंट कंपनियों पे कार्टेलाइजेशन का जो आरोप लगा था उसकी जांच हुई थी, उस जांच में सबूत मिले कि वाकई में ऐसा ही किया गया है। आइए बढ़ते आगे और वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए फेडरल बैंक के नतीजों का अनुमान। आने वाले हैं रिजल्ट कल और उससे पहले ऑलरेडी फेडरल बैंक में शॉर्ट करने की राय सुमित जी ने तो दे ही दी है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान से इसे सुमित जी सुनेंगे क्योंकि उनका कॉल भी आया हुआ। बाकी सब लोगों के लिए भी बताएं वरुण।
डेफिनेटली अनिल जी, तो इस बार बैंकिंग काउंटर्स के साथ अनिल जी एक दिक्कत होने वाली है, और वो शायद बैंकिंग काउंटर्स में आपको किसी भी तरह के मूव की तरफ हो सकता है, या फिर आपके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं, और इसका रीज़न है MTM लॉसेस। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने आपको लिंक करके बताया भी था कि किस तरह से MTM लॉसेस जो है इस बार बैंक्स को हो सकते हैं, तो उसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए जो प्रॉफिट्स के फिगर्स है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जो कंपनी ने अपडेट दिए थे अपने क्वार्टरली, उसमें कंपनी ने कहा था कि 30 जून 2022 तक कासा डिपॉजिट जो है 14% बढ़ा था। इसके अलावा कस्टमर डिपॉजिट 9.1% के आसपास बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली थी। कुल डिपॉजिट 8.2% बढ़ा था। एडवांसेस जो है उसमें 16.3% की बढ़ोतरी हुई थी, और कासा रेशियो जो है 34.8% से बढ़ के 36.8% आया था। तो ये अपडेट जो था वो तो अच्छा था, और उसी की बेसिस पे हमने अनुमान लगाया कि NII जो है 12.8% के आसपास बढ़ेगा, 1600 करोड़ पे आएगा। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 39% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 510 करोड़ पे आने वाला है। ग्रॉस NPS नेट NPS में मामूली आपको सुधार देखने मिलेगा, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.2% पे फ्लैट रह सकता है। तो अनुमान तो है कि नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन याद रखिएगा M2M लॉसेस जो है वो कितने आएंगे ये पता नहीं, और उसके चलते नंबर्स कहीं भी जा सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो फिलहाल फेडरल बैंक तो अभी आधे % नीचे है, लेकिन उम्मीदें यही है जैसे कि वरुण यहाँ बता रहे थे कि कुछ नंबर्स बेहतर यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि वो पूरी डिटेल क्या क्या निकल कर आती है, और फिर अल्टीमेटली फेडरल बैंक इस पे किस प्रकार से रिएक्ट करता है। चलिए, अब वक्त हो गया है जय के जैकपॉट का। जय बताएं। जी नेहा एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे अडानी एंटरप्राइज का 78.50 पर ट्रेड कर रहा है। 2380 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 78.50 पर 2380 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इसको खरीदना है आपको। यहाँ पे आपको जो नया स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 63। पहला टारगेट जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है दैट इज 95 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 107। सो 95, 107 ये दो टारगेट्स के लिए आप अडानी एंटरप्राइज का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। इसमें एक अच्छी तेजी हमें देखने मिल रही है कंटिन्यूसली, और जो हिसाब से इसमें एक बढ़त देखने मिली है नया, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक फिर से एक लाइफ टाइम हाई लगा दे। जो 24 से 20 के हाईज है इसके अप्रोक्सीमेटली, वो हाईज निकल सकते हैं, और उसके बाद हमें लगभग 2450 तक की एक अपसाइड देखने मिल सकती है। तो यहां से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 2.5-3% की एक अपसाइड अडानी एंटरप्राइज में देखने मिल सकती है। नाउ ऑन द लोअर साइड जो कल के लोज थे करीब 2320, 2330, वो लेवल्स अब जब तक होल्ड किए हुए हैं तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अडानी में शॉर्ट टर्म में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ओके, अदानी इंटरप्राइजेज अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। 2420 के बाद 2450 का अगला पड़ाव, तो 2380 की कॉल 78.20 पे खरीदने की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 63 का, पहला टारगेट 95 और अल्टीमेटली 107 का टारगेट आपको अदानी इंटरप्राइजेज में देखने को मिल सकता है। ये है जय की जैकपॉट। चलिए, 3:20 हो चुके हैं और वक्त हो गया है सर की 3:20 की स्ट्रैटेजी का। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं फटाफट अमेरिकी फ्यूचर्स पे। तो फिलहाल यहाँ प्रेशर है, लेकिन निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी दिखी है 30,460 के पास, 300 रुपए के ऊपर, इनफैक्ट 300 पॉइंट से अधिक की गिरावट दिख रही थी, वो भी थोड़ा नीचे से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़डैक फ्यूचर्स 106 अंकों की कमजोरी वहां पर नजर आ रही है। तो यहाँ पे तो फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। यूएस मार्केट्स की तो ये बात हो गई। यूरोपियन मार्केट्स पे नजर डालें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अब 0.5% की कमजोरी दिख रही है। घंटे भर पहले हमने देखा था 1 से 1.25% तक की कमजोरी थी, तो हल्की ही सही लेकिन रिकवरी ऊपरी स्तरों से यहाँ पर डेफिनेटली यूएस और यूरोप के बाजारों से कुछ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर बताइए, आखिर के 10 मिनट क्या किया जाए सर यहाँ से? कल के लिए यहाँ कोई नई पोजीशन बनाने की राय है नहीं, क्योंकि आजकल अमेरिकी बाजार बड़े वोलेटाइल हो रहे हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं, पता नहीं किस चीज़ पे अच्छे हो जाएं, किस चीज़ पे ख़राब हो जाएं। कल देखे इन्फ्लेशन के नंबर इतने ख़राब आए, गिरे नहीं, क्योंकि बाइडेन साहब ने बयान दे दिया। exactly. पता नहीं आज कोई बयान दे दे, कोई कुछ कर दे, और वो सब फेड के जितने गवर्नर्स हैं ना, वो अलग अलग राज्यों वाले, बीच हाँ, वो सब बोल ही रहे हैं। 2-2, 3-3 लोग हर रोज बोलते हैं। कब किसका, वो बुलार्ड साहब का तो हमने नाम बहुत बार सुन लिया, बाकी भी कोई कुछ और बोल जाए कर जाए, तो बेटर है ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखें। ये मार्केट ऐसा है नहीं जहाँ आप ओवरनाइट पोजीशन रखें, तो जो आपकी पोजीशन है वो होल्ड करें। लॉन्ग पोजीशन है 15,700 या 15,800 का पुट रखें, शॉर्ट पोजीशन है 16,100 या 16,200 का कॉल रखें। ये निफ्टी की बात होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,400 या 34,500 का पुट खरीद सकते हैं, शॉर्ट है तो 35,000 का कॉल खरीद सकते हैं। बाकी रखिए
बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार घुमा है 15,800 850। हम 4 दिन से आपको बोले थे कि वहां तक करेक्शन पूरा करना चाहिए, अब हो गया है। ये कल के लिए थोड़ी और जगह बाकी है, कल पता चलेगा। फिर से कल 15,750 15,850 की रेंज में आया तो खरीदा जाएगा निफ्टी को, नहीं तो 850 का आज लो बना दिया एक तरह से, वहां से घूम गया है। बैंक निफ्टी 34,400 34,550 की रेंज थी जहां खरीदना था, 550 का लो बना दिया, करेक्शन पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर कल 34,300 400 की रेंज में मिला तो खरीदा जाएगा। तो आई थिंक फ्रेश ट्रेड कल के लिए किया जाए, आज ओवरनाइट पोजीशन कम रखें, ज़्यादा बढ़िया है। ओके, ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखी जाए। निफ्टी बैंक यहाँ पर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 34,661 के पास। एंड ऑफ कोर्स सर ने जैसे कहा था कि 15,900 ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और 3 बजे तक होल्ड करना जरूरी है। तगड़ी रिकवरी हमने यहाँ पर आते हुए देखी, अब महज 15 अंक ही नीचे है और 15,950 के पास हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। एनबीएफसीज में हालांकि आज सुबह हमने देखा था कि बजाज ट्विंस में या एचडीएफसी में थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन पूरी तरह से वो दिन के निचले स्तर पर आ गए हैं। एनबीएफसीज में सर एक चेक तो बनता है यहाँ पर, क्योंकि दिन के निचले स्तर पर है, एक बार चेक ले लिया जाए वहां पे, है ना? बिल्कुल। ओके, चलिए तो हमारे साथ कुणाल जी बने हुए हैं। कुणाल सर, बजाज ट्विंस, इनमें से किसी पर भी अभी कोई रणनीति अपनाई जाए या कल के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनती है, क्योंकि दिन के निचले स्तर पर दोनों आ गए, शुरुआत तो ठीक ठाक ही हुई थी। देखिए नेहा, इन स्टॉक्स में जो एनबीएफसी स्टॉक्स हैं, विशेष रूप से जो बजाज ट्विंस हैं, दोनों ही स्टॉक्स में हम एक सीमित दायरे का कारोबार देख रहे हैं। अब बजाज फाइनेंस की बात करें तो 6,000 रुपए के आसपास एक बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस है और 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं इसी स्तर से स्टॉक संघर्ष कर रहा है। तो 6,000 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो फिर डेफिनेटली इसमें खरीदारी के बारे में सोचेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, दोनों ही काउंटर्स में थोड़ा वेट करें, ब्रेकआउट का इंतजार करें, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। ओके, पॉइंट टेकन। इसके अलावा सर, वैसे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सीमेंट के नंबर्स को लेकर, और अभी अभी तरुण ने बताया है कि सीमेंट कंपनियों को लेकर कोई बहुत अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सीमेंट स्पेस यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक बार चेक ले लेते हैं। सुमित जी हमारे साथ हैं। सुमित जी, सीमेंट स्पेस यहाँ पर पूरी तरह से अवॉइड या अभी आप कोई फ्रेश शॉर्ट्स के मौके देख रहे हैं? नया देखिए, सीमेंट स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा खासा गिरावट हमने देखा था, जिस गिरावट के बाद एक पुल बैक, एक बाउंस बैक के संकेत मिले और अब थोड़ा सा साइडवेज होकर रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 4 महीनों के लिए सीमेंट स्टॉक्स के अंदर डिप्स में खरीदारी करें, चाहे फिर वो इंडिया सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो। यहाँ पे मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़िया लगता है, 5700 के आसपास अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करके चले। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा वो 5600-5610 के आसपास बनेगा और ऊपर में 5850 से लेके 6,000 तक के लेवल तो शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे और पोजिशनली और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो डिप्स में सीमेंट सेक्टर में खरीदारी करें। ओके, डिप्स पे सीमेंट सेक्टर में खरीदारी है। एक बार जरा ऑयल एंड गैस सेक्टर और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी नजर डाल लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में हमने तगड़ा करेक्शन यहां पर आता हुआ देखा है, ऑलमोस्ट 4.5-5 महीने के निचले स्तर पर है। आईओसी इस समय 0.5% ऊपर है, बीपीसीएल में प्रेशर है, 1.25% की कमजोरी यहां दिखाई दे रही है। आज भसीन सर ने भी बीपीसीएल को अपने स्टॉक लिस्ट का बेस्ट स्टॉक्स का हिस्सा बना है। एचपीसीएल में 2.5% की कमजोरी दिखाई दे रही है। एक बार हम यहाँ पर चेक इस पर भी ले लेते हैं। सुमित जी, ऑयल मार्केटिंग स्पेस, यहां पर कोई रिकमेंडेशन आपकी इस समय बन रही है? नया पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यूसली हमने इन स्टॉक्स में सेल दिया था, उनकी टारगेट हिट हुआ है। अब उसके बाद स्टॉक्स थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं, तो 1 या 2 दिन अगर ये सपोर्ट के पास होल्ड कर जाते हैं तो फिर बीपीसीएल, एचपीसीएल इनके अंदर बाउंस बैक, पुल बैक के संकेत मिल सकते हैं। फिलहाल एक बार बेटर रहेगा अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अभी तक वीक है और अभी तक चार्ट्स के ऊपर कुछ खास संकेत तेजी का मिला नहीं है। तो एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें, ब्रेकआउट आने दे तेजी की तरफ का, उसके बाद इनमें बाय बनेगा। ओके, जैन सर हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। जैन साहब, रियलिटी स्पेस यहाँ पर हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते भी खासा सपोर्ट था और इस हफ्ते की शुरुआत भी हमने देखा था कि निफ्टी रियलिटी से कुछ सपोर्ट के साथ ही मिली थी। अभी आपको रियलिटी स्पेस में कोई मौके दिखाई दे रहे हैं सर? देखिए, रियलिटी स्पेस सर्टेनली अच्छा लगता है मुझे। समहाउ जिस तरीके से अभी प्रॉपर्टीज में ट्रैक्शन है या जो इन्वेंट्री है, वहां पे जब नई इन्वेंट्री नहीं आती तो पुरानी इन्वेंट्री में अच्छी खासी डिमांड आई भी है, जो मैं जयपुर का लोकल चेक कह रहा हूँ या फिर मैं बैंगलोर, बॉम्बे, इधर दिखाऊं माहौल। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी में अगर जाना भी है, रियलिटी स्टॉक्स में, तो एक बहुत बढ़िया विकल्प है REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उनको बिल्कुल ध्यान दे वहां पे। और वहां पे एम्बेसी REIT मैंने काफी बार रेकमेंड किया है। बाकी गोदरेज मुझे अच्छा लगता है, इवन आपके साउथ बेस्ड कंपनी है प्रेस्टीज रियल एस्टेट, ये अच्छा लगता है। सो ओवरऑल नॉट एक्सट्रीमली बुलिश आल्सो, बट एट द सेम टाइम
मुझे लगता है कि यहाँ पे माहौल ठीक रहना चाहिए एंड आगे आने वाले दिनों में और बेहतर हो सकता है। सो बाइंग की जा सकती है इन लेवल्स पे, बट एम्बेसी REIT को जरूर से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का विकल्प के हिसाब से देखना चाहिए। राकेश जी हमारे साथ है। राकेश जी, एक बार फार्मा स्टॉक्स पे नजर डालेंगे सर, क्योंकि आज हमने देखा निफ्टी फार्मा ने भी काफी हद तक कुशन प्रदान करने की कोशिश की है मार्केट को, और सन फार्मा ये हम देख रहे हैं चार्ट्स पे दिन के उच्चतम स्तर के पास यहाँ कारोबार हो रहा है। लॉरस लैब्स, ग्लेनमार्क फार्मा ये तो ऊपर के लेवल से लुढ़क चुके हैं, लेकिन सन फार्मा यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है। सर क्विक चेक आपकी तरफ से। बिल्कुल नया सन फार्मा के अंदर भी ब्रेकआउट है, और इनफैक्ट सुबह का ही हमारा चार्ट कॉर्नर पिक भी था, 890 के टारगेट्स दिए हुए हैं, तो सन फार्मा भी खरीदारी की राय है। और नेहा सबसे जो बेस्ट पिक लग रहा है फार्मा के अंदर वो एज ऑफ नाउ डॉक्टर रेड्डी है, अपने हाइस के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर मुझे लगता है 4700 4750 के लेवल्स डॉक्टर रेड्डीज के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो फार्मा के अंदर टॉप पिक डॉक्टर रेड्डीज है, फॉलोड बाय सन फार्मा है। और अभी आपने रियलिटी की बात करी, तो रियलिटी में भी गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखना चाहिए। 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर भी 100 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा। इसको कल भी हमने रिकमेंड किया था, आज सुबह पिक ऑफ द डे भी था। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे भी नजर रखनी चाहिए। और इस बीच बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं इस वक्त L&T इन्फोटेक के। 580 करोड़ के मुनाफे के अनुमान के सामने 634 करोड़ का मुनाफा, बेहद दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बहुत तगड़े रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। कंसोलिडेटेड बेसिस पे मुनाफा बढ़ रही घटाए तिमाही दर तिमाही, लेकिन दोनों तरफ से तो रिजल्ट्स एक बार जरा देखा जाए कि जो पहली नज़र में दिख रहा है वो रिजल्ट तो अच्छा नज़र आ रहा है। तिमाही दर तिमाही आय भी बढ़कर आई है, 4302 करोड़ से 4523 करोड़, ये अच्छा माना जाएगा। और मुनाफा 580 करोड़ का अनुमान था, आया है 634 करोड़ का, तो मुनाफे का आंकड़ा है 3520। ओहो, 55 करोड़, यानी कि लगभग 10% की बीट मुनाफे में काफ़ी बढ़िया मानी जाएगी। तो बढ़िया नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी शॉर्ट भी है, तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बने। पहली नज़र में जो नतीजा इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो तो L&T इन्फोटेक के काफ़ी बेहतर है। बाकी मार्जिन देखेंगे, कांस्टेंट करेंसी में किस तरह की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखी वो भी देखेंगे, लेकिन रिजल्ट्स इस वक्त आपके सामने आते हुए दिखे बाजार बंद होते होते। फाइनली 15,950 के आसपास की क्लोजिंग इस वक्त निफ्टी में आपको दिख रही है, और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग 34,650 के आसपास की है। ये आपके लिए क्लोजिंग, और सेंसेक्स 62 अंक नीचे बंद होता दिख रहा है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 285 अंक नीचे हैं, नेस्डेक फ्यूचर्स लगभग 100 अंक नीचे हैं। कच्चे तेल के दाम $104 से थोड़ा सा नीचे आपको नजर आएंगे। ये इस वक्त की प्रोविजनल क्लोजिंग है, फाइनल क्लोजिंग आने में थोड़ा सा लगेगा वक्त। तब तक आइए एक बार देख लेते हैं किस तरह का एक्शन है बाजार बंद होने के बाद का। नेहा बताइए। बिल्कुल सर, और जी बिजनेस मोतीलाल ओसवाल आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए खास लेकर आ रहा है कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव। जी हाँ, इस कॉन्क्लेव में एक ही मंच पर होंगे इंडस्ट्री के दिग्गज, बड़े पॉलिसी मेकर्स और कमोडिटी मार्केट के ढेर सारे ट्रेडर्स भी आपको मिलेंगे। इस कॉन्क्लेव में बात होगी कमोडिटी मार्केट के ग्रोथ के लिए जरूरी कदमों की। तो 22 जुलाई, जी हाँ 22 जुलाई शुक्रवार को मिलते हैं मुंबई में। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, SMS कर दीजिए 57575 पर। कौन कौन आप बता रहे कि कमोडिटी बाजार के दिग्गज कौन कौन होंगे? एक्सचेंज एक बार जरा फिर से बताइए, सारे दिग्गजों के नाम जो आपने बताए कौन कौन होंगे कार्यक्रम में। ये बड़ी, और ये ग्राउंड इवेंट है, राइट? जी सर, ये पॉलिसी मेकर्स होंगे, मतलब जितनी भी इंडस्ट्री के दिग्गज, पॉलिसी मेकर्स होंगे, कमोडिटी मार्केट के हमारे जो आए दिन के जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पर होते हैं, जो हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन सब जुड़े होते हैं, वो सारे यहाँ पर होने वाले हैं। हर एक इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव जिनसे हम आमतौर पर भी बात करते हैं, तो वो सारे भी इसमें इसका हिस्सा होने वाले हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होने वाला है, और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह का सर असमंजस मार्केट में बना, ना सिर्फ इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में भी पता ही नहीं है कि अगले दिन सुबह उठेंगे और क्या हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ और इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में तो बताया ही नहीं जो होंगे पॉलिसी मेकर से हटकर, ट्रेडर से हटकर, नहीं बताया। आप होंगे, मृत्युंजय होंगे हमारे कमोडिटी बाजार के दो बड़े दिग्गज, और अगर आप मुझे ले जाएंगे तो मैं भी होऊंगा। तो चिंता न करें,
नेहा होंगी, मृत्युंजय होंगे और मैं भी होऊंगा इस इवेंट में। हम सब वहाँ पर होंगे और एक लंबे समय बाद कमोडिटीज़ की ग्राउंड इवेंट हो रही है, क्योंकि पहले तो बहुत होती थी, अब कोविड के बाद सब बंद और हो ये गया। सर इस तरह का पहला कॉन्क्लेव है कि कमोडिटी पे कोई बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है। ये पहला कॉन्क्लेव है, मतलब बिजनेस चैनल की हिस्ट्री में ये पहला कॉन्क्लेव जी बिजनेस करने जा रहा है और ये पूरा डेडिकेटेड कमोडिटीज़ पर ये बिल्कुल कॉन्क्लेव है। तो बिल्कुल और जैन साहब तो हमारे कमोडिटीज़ को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। जैन साहब, लंबे समय बाद ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अनिल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2 दिन से ऐड देख रहा हूँ, तो बस मुझे यही था कि एक इनविटेशन आ जाएगा तो मैं भी आ जाऊंगा और मेरा मन बन रहा है। कौन सा इनविटेशन? किसको? आपको? अपने घर के इवेंट में कभी हम तो एड जब चलाते तब भी हमको ये डर रहता है, जैसा बोले मैं तो आ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपका तो स्वागत है। आप तो होस्ट है, गेस्ट नहीं है। जैन साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स में भी जो भी लोग जिनका इंटरेस्ट है कमोडिटी बाजार में, प्लीज़ मोस्ट वेलकम। सिर्फ आप बता दें, बाकी सारे आपके इंतज़ाम, आपकी आओ भगत के, स्वागत के सब कर दिए जाएंगे। बिल्कुल स्वागत है आपका। तो जरूर पधारिए, जैन साहब भी आएंगे और बाकी लोग भी जो भी आना चाहें, मोस्ट वेलकम। चलिए, कमोडिटी कॉन्क्लेव पर तो नजर रहेगी जो कि 22 जुलाई को होगा और हमें आप सबका इंतजार रहेगा। आपको बिल्कुल वहां पर शामिल होना है। लेकिन आज शाम जो बड़ी प्रोग्रामिंग हमने कर रखी है हमारे दर्शकों के लिए, वो बताना बेहद जरूरी है। तो आज है गुरुवार का दिन। तो गुरुवार के दिन हम क्या देखते हैं? दुनिया भर की बातें, सबसे हाँ, वो आपका फेवरेट शो है। सबसे मजेदार बातें होती हैं और हम सब इंतजार करते हैं ना सिर्फ इस शो का, उससे पहले आने वाले प्रोमो का, कि क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो देखना मत भूलिएगा हमारी वीकली इंटरनेशनल बुलेटिन बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर। और इस बार भी आपको हमेशा की तरह एक से बढ़कर एक ग्लोबल स्टोरीज का सुपर डोज मिलने वाला है। क्या है इस बार खास, उसकी एक झलक आपको जरा दिखा देते हैं। बेरोजगार हुए बोरिस जॉनसन, सड़क किनारे खड़े होकर ढूंढा काम। 70 साल की उम्र में व्लादिमीर पुतिन बनेंगे फिर से पिता। सबसे महंगे फ्रेंच फ्राइज ने बनाया गिनीज रिकॉर्ड, तो 19 लाख की सबसे महंगी आइसक्रीम। एलन मस्क को डबल झटका, ट्विटर ने लिया बदला तो स्पेसएक्स प्रोजेक्ट में भारी नुकसान। देखिए बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। ऑलराइट, तो बात दुनिया का तो इंतजार हम सबको रहेगा, लेकिन इसी बीच कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जिस पर रहेगी नजर। सरकार ने फर्जी जीएसटी बिल को लेकर एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। मामलों की सफाई के लिए, कई मामलों की सफाई इसमें हो जाएगी। अब बताया गया है कि इससे कारोबारियों की दिक्कतें काफी हद तक दूर हो जाएंगी, लेकिन ऑन ग्राउंड कारोबारी वर्ग ये कह रहा है कि इससे दिक्कत दूर ना होकर और ज्यादा बढ़ सकती है। तो परेशानी क्या है कारोबारियों को, उनकी किस प्रकार की चिंता है, कितनी जायज है उनकी चिंता, और समाधान होगा तो कैसे होगा, कैसे निकाला जाएगा समाधान, ताकि टैक्स चोरी जो कि सबसे बड़ा सिरदर्द है वो भी रुके, कारोबारियों की परेशानी भी ना हो। इसी पर हम एक खास चर्चा आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज शाम 4:56 पर। देखना मत भूलिएगा हमारी खास पेशकश, फर्जी बिल बड़ी मुश्किल। इसमें आज हमारे साथ 4 बड़े खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ होंगे जीएसटी एक्सपर्ट मुकुल गुप्ता, स्वप्निल मुनोत, खेतान एंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक रस्तोगी जी भी हमारी इस खास चर्चा का हिस्सा बनेंगे। बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के प्रेसिडेंट संदीप जैन साहब भी आज हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने वाले हैं। फर्जी बिल बड़ी मुश्किल, आज शाम 4:56 पे। और बिल्कुल इस जबरदस्त शो का आयोजन करेंगे मृत्युंजय बिल्कुल बिल्कुल एकदम तेज तरार तरीके से, और जो जो मुश्किलें आ रही हैं व्यापारियों को देश भर में, उनकी बातों को उनका पूरी तरीके से मजबूती से रखेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इसके समाधान है, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत है। प्रॉब्लम क्या है, हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में, हर एक प्रोफेशन में कुछ लोग होते हैं खराब, जो 1%, 2%, 4% हो सकते हैं, लेकिन उनको टाइट करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उससे पूरी इंडस्ट्री परेशान होती है, सारे बिजनेसमैन परेशान होते हैं। बस इन्हीं समस्याओं को लेकर हम आज ये विशेष आयोजन करें, ताकि आप समझ पाएँ कि बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन हैं, बाकी प्रतिष्ठान हैं जिनको ये दिक्कतें आ रही है। अब इन दिक्कतों को जीएसटी से जुड़े हुए अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है,
जो सरकार है उन्हें दूर करना है ताकि बिजनेस करने के लिए एक अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। इसी पर हमारा ये खास शो है, मिस मत कीजिए। बिल्कुल सर, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि आगे भी बहुत जबरदस्त प्रोग्रामिंग है हमारे दर्शकों के लिए। सरकार ने 18 से 59 वर्ष तक के सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज फ्री कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्री कर दिया है। यानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इससे पहले सरकार ने बूस्टर डोज के लिए जो 9 महीने का अंतर दिया था उसको भी घटा दिया, अब उसको घटाकर 6 महीने कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके 1% आबादी ने ही बूस्टर डोज अब तक लिया है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर चर्चा करने वाले, समझेंगे कि बूस्टर को लेकर लोगों में इतनी उदासीनता क्यों है, वो इसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बूस्टर क्यों जरूरी है ये भी हम आपको समझाएंगे, और इसे नहीं लेना कितना घातक साबित हो सकता है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बूस्टर डोज का जो महत्व है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अब हमारे साथ इस बड़े पैनल में कौन होने वाला है, एंटैगी चीफ डॉक्टर एन के अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही डॉक्टर संगीता रावत होंगी जो कि डीन है केईएम अस्पताल मुंबई की, और डॉक्टर मनोज कुमार जी होंगे जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल के। तो फ्री बूस्टर डोज 75 रोज आज शाम 5:56 पर देखना मत भूलिएगा। बिल्कुल, अगले 75 दिनों के लिए फ्री बूस्टर डोज मिलेगा आपको, ये है आपके लिए पूरा एक्शन। चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, जैन साहब और हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। श्रीकांत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो शुक्रवार है, वाओ, लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे, वेरी नाइस। तो जो भी पिक ऑफ द डे नहीं देने का मन बना रहे हैं, काम नहीं करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए एक जानकारी दे दूं, कल और काम करना है इस वीक में, उसके बाद 2 दिन छुट्टी है, इसलिए आराम करने के बारे में जो आपके विचार बन रहे हैं उसे 1 दिन के लिए टाल दें, कल शाम को ये विचार लाएं, बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। समझ तो गए होंगे आप। विदा लेने का वक्त है, मुझे नेहा को इजाज़त दीजिए और हमारे साथ मृत्युंजय है तैयार।